कोई हैवियत है? हो गई है ऑन। अच्छा, जब हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन करते हैं तो हमारे पास ये वाला शो होता है, ऐसा कुछ डैशबोर्ड शो होता है जिसमें बिल्कुल मिनिमम चीज़ें होती हैं। कोई इसमें इतना खास बताने वाला है नहीं। सिंपल सी एक ये हमारा जो मेन डैशबोर्ड होता है, जैसे लॉगिन करने के बाद हम देखते हैं तो ऐसी चीज़ हमें सामने आती है। इसमें ये समझिए कि एक होम पेज है हमारा, और इसको दिखाने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम जब बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल करते हैं वर्डप्रेस तो वो इस तरह की शो हो रही है आजकल। आजकल मतलब कि वर्डप्रेस के इस वर्जन में जब वर्जन अपडेट होगा तो शायद ये चेंज हो जाए। तो इस तरह की बिल्कुल बेसिक सी शो होती है, एक हेलो वर्ड सामने लिखा आता है और नीचे ऊपर एक हेडर होता है और नीचे एक फुटर होता है। अच्छा, तो ये होम पेज होता है सामने, इसमें कुछ बेसिक सी सेटिंग्स वगैरह शो हो रही होती है, यानी कि अपनी फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट को राइट कर रहे हैं या एक पेज ऐड कर दें होम पेज। और मतलब ये कोई डिस्कस करने वाली चीज़ें नहीं है, ये बेसिक सी वो जो बाकी सारे मॉड्यूल्स में जो आपको साइड पे नज़र आ रहे हैं उनकी एक समरी इधर इन्होंने बना के रखी होती है। दूसरा, आपको होम के साथ ये जो चीज़ नज़र आ रही होगी अपडेट्स की, इसमें बेसिकली क्या होता है कि अ, हमारे पास जो भी थीम्स या प्लगइन्स होते हैं या इवन कि वर्डप्रेस इटसेल्फ उसकी कोई अपडेट वगैरह आती है तो वो इधर हमारे पास शो हो जाती है, और हम इधर आके उसको अपनी थीम को प्लगइन को या वर्डप्रेस को अपडेट कर लेते हैं। लेकिन अपडेट करते हुए एक बात का ख्याल रखना है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो समझते हैं कि यानी स्पेशली जो बिगनर्स होते हैं जो नए नए वर्डप्रेस में आते हैं, वो क्या करते हैं कि अ, अच्छी बड़ी बड़ी वेबसाइट होती है उनके क्लाइंट्स की, रात को अपडेट आती है तो वो बड़े खुश होते हैं। वो समझते हैं कि हमारे जैसे वो मोबाइल के ऐप्स की अपडेट होती है, बिल्कुल ये वर्डप्रेस की अपडेट्स भी इसी तरह होती हैं, तो वो फ़ौरन बहुत जल्दी कर देते हैं उसको अपडेट करने में। हालाँकि ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए, ताकि अगर एक चीज़ आप अपडेट करते हैं तो उसके साथ रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें होती हैं वर्डप्रेस के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक प्लगइन होता है वूकॉमर्स, जो ई-कॉमर्स की कैपेबिलिटी देता है आपको वर्डप्रेस के अंदर। अगर आप वूकॉमर्स को अपडेट कर देते हैं और आप वर्डप्रेस का जो वर्ज़न है वो कंपैटिबल नहीं होता आपके वूकॉमर्स के साथ, या आप वर्डप्रेस को अपडेट कर देते हैं लेकिन जो आपका मेन प्लगइन है जो ई-कॉमर्स की फंक्शनैलिटी दे रहा है आपको वूकॉमर्स, उसका पुराना वर्ज़न आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसकी अपडेट ये तो नहीं है कि दोनों की अपडेट साथ-साथ आ जाती है, क्योंकि दोनों अलग कंपनीज़ की प्रोडक्ट्स हैं। तो ऐसे होता है कि आप वर्डप्रेस को फ़ौरन अपडेट कर दें और वूकॉमर्स का पुराना वर्ज़न चल रहा हो, तो कंपैटिबिलिटी इश्यू आ जाता है, आपकी जो वेबसाइट है वो सारी ख़राब हो जाती है। तो इस सूरत में फिर आपको दोबारा जो अपडेट्स होती हैं वो बैक पे जाना पड़ता है, और फिर अपना बैकअप जो है वो आपको रिस्टोर करना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा खासा मसला बन जाता है, और स्पेशली तब जब आपके पास बैकअप नहीं होता। तो अपडेट के लिए आपने क्या करना होता है कि अपडेट के लिए आपको वेट करना चाहिए, मतलब कि मिनिमम आप 3 दिन, 4 दिन वेट करें, ताकि बाकी जो प्लगइन्स वगैरह होते हैं, तो वो कंपैटिबल हो जाएँ, सारी चीज़ें एक-दूसरे के साथ आ जाएँ। क्योंकि जब कोड अपडेट होता है तो फिर उसके साथ जो प्रीवियस वर्ज़न होते हैं, 1 मिनट मैं एडमिट कर रहा हूँ। अच्छा, जो जब कोड अपडेट होता है तो उसके साथ जो प्रीवियस वर्ज़न होते हैं वो कंपैटिबल नहीं रहते। तो ये इश्यू आता है, तो आपको मिनिमम 3 से 4 दिन तक जो है वो वेट करना चाहिए। लोग अभी जॉइन कर रहे हैं। चलें जी, ये भी जॉइन हो गए। अच्छा, तो फिर आपने अपडेट में अ, इस चीज़ का ख़्याल रखना है आपने। अच्छा, अपडेट्स के बाद जो नंबर आता है वो है पोस्ट्स का। पोस्ट में बेसिकली पोस्ट क्या होती है, वो आप जब भी ब्लॉग बनाते हैं, आर्टिकल लिखते हैं अपना, या कोई भी न्यूज़ पब्लिश करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, उसको हम कहते हैं पोस्ट। पोस्ट और पेजेस का डिफरेंस है, मैं बता देता हूँ। असल में पोस्ट होती हैं आपकी किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि आपकी वेबसाइट के अंदर 10,000 पोस्ट भी हो सकती हैं, वो हर पोस्ट का अपना एक अलग सा टॉपिक होगा, तो उसको हम कहते हैं पोस्ट। वो बेसिकली जो पोस्ट की टर्म है वो यूज़ होती है ब्लॉगिंग के लिए, यानी कि जब आपकी ब्लॉग होती है वेबसाइट के अंदर,
उसमें जो आपने चीजें पब्लिश करनी होती हैं उसको कहते हैं पोस्ट। और पेजेस जो होते हैं वो वेबसाइट स्पेसिफिक होते हैं। वो आप हर ऐसे नहीं होता कि ठीक है हर पेज का अलग से एक टॉपिक होता है, यानी कि एक अबाउट अस पेज होता है, एक कॉन्टैक्ट का पेज होता है, एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होता है, एक टर्म्स एंड कंडीशन का पेज होता है। लेकिन पोस्ट से ये इस तरह डिफरेंट होते हैं कि पोस्ट जो होती हैं वो बेशुमार होती हैं और हर पोस्ट एक डिफरेंट टॉपिक को डिस्कस कर रही होती है। लेकिन जो पेजेस होते हैं वो वेबसाइट स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि आपके अबाउट अस पेज जो होगा वो पूरी वेबसाइट का एक ही अबाउट अस पेज होगा, आप मल्टीपल पेजेस नहीं बनाएंगे। इसी तरह अगर कोई आपकी टीम आप शो कर रहे हैं तो टीम का एक ही पेज होगा। अगर इसी तरह होम पेज है तो आपका वेबसाइट का होम पेज भी एक ही होगा। मतलब ये एक जेनेरिक चीज होती है जब हम पेजेस की बात करते हैं। अच्छा, पोस्ट के अंदर ये है कि आल पोस्ट में अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको नजर आएगा कि आपने जितनी भी पोस्ट वगैरह पब्लिश की हुई हैं वो आपको शो हो जाएंगे इधर से। फिर आप उनको फिल्टर आउट कर सकते हैं ऑथर के अकॉर्डिंग, या बाकी सारी काफी सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। पोस्ट ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, अगर नई पोस्ट आपने ऐड करनी है तो आप इधर सिंपल ऐड न्यू पे जाएंगे और यहाँ फिर आप ये साइड पे भी आपको ऐड न्यू का ऑप्शन शो हो रहा है, आप इधर भी जा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब हमने वर्डप्रेस फ्रेश इंस्टॉल की हुई है तो इसमें सिंपल एक बाय डिफॉल्ट पोस्ट होती है जो हमें ये सामने शो हो रही थी हेलो वर्ड के नाम से। अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, यानी कि इसको मैं थ्रैश में अगर पुट कर दूँ तो ये पोस्ट पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो ये पोस्ट यहाँ से गायब हो जाएगी। देखें ये हेलो वर्ड की पोस्ट जो है वो यहाँ से चली गई है। अगर हमने न्यू पोस्ट पब्लिश करनी है तो सिंपल हम न्यू ऐड न्यू पे आएंगे और ये बेसिक सा एक, जैसे आपने एमएस वर्ड तो यूज किया ही होगा उसी की तरह एक गटनबर्ग एडिटर है वर्डप्रेस के अंदर, वो लोड हो जाएगा और इधर आप टाइटल वगैरह और बेसिक सी चीजें जो हैं वो अपने इनपुट कर देंगे और इमेजेस वगैरह डाल देंगे। ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि इस पे टाइम वेस्ट किया जाए। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है, यानी कि आपने जस्ट अपना टेक्स्ट वगैरह ही पोस्ट करना है इधर। तो इस चीज को मैं स्किप कर रहा हूँ, ये आप लोग खुद ही देख लेना। बल्कि मुझे उम्मीद है 100% कि आप ये चीज तो आप लोगों को पता ही होगी। उसके बाद कैटेगरीज आ जाती हैं। कैटेगरीज ये होती हैं कि आपकी जो ब्लॉग है उसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं पोस्ट की, यानी कि उसमें फॉर एग्जांपल आप टेक्नोलॉजी के बारे में लिख रहे हैं, किसी चीज़ के रिव्यूज दे रहे हैं तो उसमें फिर आपके कंप्यूटर्स की अलग कैटेगरी बना देंगे आप और मोबाइल्स की अलग कैटेगरी बना देंगे। कैटेगरीज बनाने से फ़ायदा ये होता है कि एक तो सर्च इंजन को हेल्प मिलती है कि वो आपकी पोस्ट और पोस्ट को आपस में डिफरेंशिएट कर सके कि कौन सी पोस्ट किस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में। और दूसरा आपको हेल्प मिलती है आपके विजिटर्स को, जब वो आपके ब्लॉग पर आता है तो उसको सर्च करने में, फॉर एग्जांपल उसने कोई स्पेसिफिक चीज़ सर्च करनी है लैपटॉप के अकॉर्डिंग, तो बजाय इसके कि वो पूरी वेबसाइट को सर्च करे, और इससे आपकी एक तो वेबसाइट पर भी लोड ज़्यादा होगा और दूसरा आपकी वेबसाइट में आपके रिसोर्सेज ज़्यादा यूटिलाइज हो रहे होंगे। तो इसके बजाय अगर वो सीधा कैटेगरीज में जाए और कैटेगरीज में जाके सर्च करे तो उसको स्पेसिफिक उस कैटेगरीज की पोस्ट शो होंगी, तो आपके रिसोर्सेज भी बच जाएंगे, यानी कि आपकी बैंड विड्थ जो होती है वो भी बच जाएगी और आपकी यूजर का जो रिजल्ट है वो भी जल्दी शो हो जाएगा। तो ये फायदा होता है कैटेगरीज का। कैटेगरीज की मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे अभी न्यू टैब खोलने में मुझे थोड़ा सा मसला आएगा क्योंकि ये ऊपर शो हो रहा है। खैर इधर कैटेगरीज आपने किसी वेबसाइट की देखनी हो तो कैटेगरीज इस तरह काम करते हैं। ये भी वेबसाइट लोड हो रही है। ये इस तरह कैटेगरीज जो है हमारे पास काम कर रही होती हैं। जैसे ये होम पेज है तो होम पेज के अंदर फिर इसमें तो सारी पोस्ट शो होती हैं, लेकिन इसके अलावा फिर इंस्पायरेशन की एक कैटेगरी है, एक लाइफ की कैटेगरी है, एक फैमिली के नाम से कैटेगरी, एक फाइनेंस के नाम से और एक होम इम्प्रूवमेंट के नाम से। तो इन कैटेगरीज के अंदर जो जो पोस्ट है वो आप कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे तो वो आपको शो होती जाएंगी। जैसे मैंने इंस्पायरेशन पे क्लिक किया है तो इंस्पायरेशन की सारी पोस्ट जो है वो यहाँ पे आ गई हैं। उसके बाद आते हैं टैग्स। टैग्स बिल्कुल उसी तरह होते हैं जिस तरह आपके सोशल मीडिया के टैग्स होते हैं जिनको हैश टैग बोलते हैं, या इंस्टाग्राम पे आपके टैग्स होते हैं, बिल्कुल ये उसी तरह काम करते हैं, इनका पर्पस भी वही होता है। उसके बाद आ जाते हैं मीडिया पे। मीडिया में वर्डप्रेस के अंदर बाय डिफॉल्ट एक लाइब्रेरी है मीडिया की, उसमें आप इमेजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इमेजेस वगैरह ऐड करने से पहले आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि जो भी आप इमेजेस
अपलोड करें यहाँ पे, उसको आप पहले ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, यानी कि उसका जो साइज है वो रिड्यूस कर रहे हैं, क्वालिटी उसकी कम ना करें, यानी कि ये ना हो कि वो बिल्कुल ही ब्लर हो जाए इमेज उसका साइज रिड्यूस करते करते। लेकिन आपको मस्ट है कि आपने उसको उसका साइज जो है वो रिड्यूस करने हैं। वो इस वजह से करना है क्योंकि 95% आपके वेब पेज पे जो चीज़ें टाइम लेती हैं लोड होने में वो होती हैं इमेजेस। तो अगर इमेजेस का आप ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे तो आपका वेब पेज जो है वो लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो इससे फिर वही जो पिछले 2 लेक्चर में हमने डिस्कस किया स्पीड का इशू, वो स्पीड का इशू आ जाता है। ये सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है और अपने पीसी से कोई भी फाइल जो है इमेजेस की वो सिलेक्ट कर लेनी है। इसमें आप पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हैं अपने वेब पेजेस में एम्बेड करने के लिए। इसको फिर जब हम डिज़ाइन पे जाएंगे तो वो फिर हम आर्टिकल भी पोस्ट करके देखेंगे और हम मीडिया भी फिर साथ ऐड करके देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है पेजेस। पेजेस का मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये सिंपल बिल्कुल पोस्ट की तरह है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि पेजेस क्या होते हैं और इनको ऐड कैसे करना है। ऐड तो बिल्कुल ये पोस्ट की तरह ही होते हैं, कोई इसमें इंटरफेस में चेंज नहीं है। हाँ, अभी भी लोग ऐड हो रहे हैं। ये आप लोग जल्दी ज्वाइन किया करें क्योंकि जब आप लोग देर से ज्वाइन करते हैं तो आपको पिछले यानी कि जो स्टार्ट में मैंने बातें की होती हैं वो आपको फिर नहीं पता होती। जैसे मैंने भी स्टार्ट में वो जूम की बात की थी कि जूम 40 मिनट बाद मीटिंग एंड कर देगा तो आपको ज्वाइन करना है वो। तो अगर आप जल्दी ज्वाइन करें तो आपको फिर सारी बातें जो हैं वो पता होंगी, अगर मीटिंग एंड भी हो जाती है तो वो आप फिर दोबारा उसको ज्वाइन कर सकेंगे। खैर, अभी अगली जो चीज़ आती है वो हमारे पास कमेंट्स की आती है, यानी कि अ, जैसे सोशल मीडिया पे आप कोई भी पोस्ट करते हैं तो उधर वो कमेंट कर सकते हैं, इसी तरह वर्डप्रेस में आप कोई भी पोस्ट करते हैं तो जो विजिटर होता है नॉर्मल वो उधर आके कमेंट कर सकता है। तो अभी कमेंट ये सिर्फ ब्लॉग पोस्ट के लिए हैं, ये कोई यानी कि अगर आप कोई प्रोडक्ट अपलोड करते हैं तो ये उसका रिव्यू नहीं है, ये सिर्फ कमेंट्स हैं जो ब्लॉग की हद तक होते हैं। रिव्यूज के लिए हमें एक्सटर्नल प्लगइन की ज़रूरत पड़ती है। एक्सटर्नल प्लगइन्स वो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हम डैशबोर्ड की हद तक रहते हैं। इसमें ये होता है कि आपको कमेंट जो यूज़र शो करता है तो वो हो सकता है वो कुछ उसमें ऐसी चीज़ हो जो आप अपनी वेबसाइट पे ना शो करवाना चाहते हो, यानी कि कोई स्पैम होता है कमेंट या उसमें कोई ऐसी वल्गर चीज़ होती है जो आप अपनी वेबसाइट पे शो ना करवाना चाहते हो। तो वर्डप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट कमेंट्स को अप्रूव नहीं करता, वो आपको इधर डैशबोर्ड में शो करवाता है और उधर से फिर आप उसको या स्पैम में मूव कर सकते हैं या उसको अप्रूव कर सकते हैं या फिर उसको आप डायरेक्टली डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो अपीयरेंस की आती है। अपीयरेंस में बाय डिफ़ॉल्ट जो पहली चीज़ आती है वो आती है थीम्स की। अभी वर्डप्रेस में थीम्स बहुत ज़्यादा हैं, लिटरली मिलियंस ऑफ थीम्स हैं और जो आपकी वेबसाइट की सारी लुक है वो थीम्स पे मैटर कर रही होती है। तो थीम्स में फ्री थीम्स भी बहुत ज़्यादा हैं, मिलियंस में हैं और प्रीमियम थीम्स भी बहुत ज़्यादा हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अभी आजकल जो हमारी थीम ये जैसे आपको नज़र आ रही है, ये थोड़ा लाइट ग्रीन सा बैकग्राउंड, इस थीम का नाम है 2021। इससे पहले 2019 और 2020 भी आ रही है। इसके अलावा अगर देखना चाहें तो हमारे पास और भी बहुत सारी थीम्स आएँगी। जैसे अगर मैं इधर ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ ना, तो आपको इधर मिलियंस ऑफ थीम्स शो हो जाएँगी। तो इधर से आप डायरेक्टली वो थीम इंस्टॉल भी कर सकते हैं या और अगर आपको किसी थीम का नाम पता है आपने वो इंस्टॉल करनी है तो आप डायरेक्टली उस थीम का नाम इधर सर्च करेंगे तो वो भी आप डाउनलोड कर सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर थीम सर्च करता हूँ आस्ट्रा के नाम से, आस्ट्रा बेसिकली एक बहुत पॉपुलर वर्डप्रेस थीम है। तो ये आ जाती है, देखें ये आस्ट्रा सामने आ गई है। अगर मैं इसको इंस्टॉल कर लूँ तो ये सिंपल इंस्टॉल हो जाएगी और देखिए कि हालाँकि मेरी वेबसाइट पे कुछ भी नहीं है, यानी कि कोई पोस्ट वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन आपको लुक में थोड़ी-सी चेंजिंग नज़र आएगी। अब ये थीम इंस्टॉल हो रही है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है कस्टमाइज़ेशन की। कस्टमाइज़ेशन बेसिकली क्या होता है, आप जब थीम इंस्टॉल करते हैं तो उसकी अपनी कोई सेटिंग होती है, यानी कि हर बंदे की वेबसाइट अलग होती है, बेशक थीम सेम हो। तो कुछ सेटिंग्स हर बंदे ने अपनी पसंद के अकॉर्डिंग चेंज करनी होती है, तो वो हम जो सेटिंग्स करते हैं वो कस्टमाइज़ेशन में जाके करते हैं। इधर से कस्टमाइज़र मैं खोल के दिखा देता हूँ।
अभी कस्टमाइज आप कितना ज्यादा कर सकते हैं, वर्डप्रेस तो कस्टमाइजेशन बहुत ऑफर करता है, लेकिन थीम में आप कितनी ज्यादा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं वो मैटर करता है आपकी थीम के ऊपर। यानी कि जो फ्री थीम्स होती हैं वो बहुत कम आपको अलाउ करती हैं कस्टमाइज करना, लेकिन जो प्रीमियम थीम होती हैं वो आपको बहुत ज्यादा अलाउ करती हैं कस्टमाइज करना। और अभी ये आस्टा इंस्टॉल हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन फिर आप कस्टमाइजर देखें, कस्टमाइजर आपको कुछ ऐसा शो हो रहा होता है। कस्टमाइजर में सबसे पहले आपकी साइट आइडेंटिटी आ जाती है। आइडेंटिटी में आप साइट का आइकन, यानी कि आइकन मींस कि जो टॉप पे आपको शो हो रहा है, जैसे ये जैम्प का आइकन शो हो रहा है ना आपको, इसको फेविकॉन भी कहते हैं। और साइट टाइटल और लोगो वगैरह इधर से चेंज करना हो, अगर फॉर एग्जांपल मैंने इधर से मेरा दिल किया कि मैं लोगो चेंज कर दूं, तो मैं इधर से आपको लोगो अपलोड करके दिखा देता हूँ हमारा WP मेजन्स का। अच्छा, ये इन्होंने रेज हैंड, सर लोगो नहीं डाउनलोड हो सकते क्या? लोगो आप किस चीज़ का कह रही हैं, क्या चीज़ आपने डाउनलोड करनी है? नहीं नहीं, लोगो और चीज़ होती है, देखें, थीम और चीज़ है, लोगो और चीज़ है। लोगो हर बिजनेस का अलग होता है। फॉर एग्जांपल हमारा WP मेजन्स है तो इसका लोगो क्या होगा, लोगो आपको खुद बनाने पड़ते हैं, या तो फिर आपको डिज़ाइनर हायर करना पड़ता है लोगो बनाने के लिए। अगर आप fiverr.com या upwork पे जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि लोगो बनाने की अच्छी खासी एक मार्केट है। यानी कि फ्रीलांसर में पाकिस्तान में ज़्यादा लोग जो काम कर रहे हैं वो लोगो डिज़ाइन पे ही कर रहे हैं, तो लोगो आपको खुद बनाना पड़ता है, या तो फिर आपको लोगों के लिए डिज़ाइनर हायर करना पड़ता है। और ये जो लोगो होता है ये हर ब्रांड का अलग अलग होता है, आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकते। हाँ, प्री मेड टेम्पलेट्स होते हैं, आपको काफ़ी सारे इंटरनेट पे मिल जाएंगे, लेकिन उन टेम्पलेट्स में आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि कॉपीराइट इशू तो आएगा, तो लोगो आप डाउनलोड नहीं कर सकते। अच्छा, अभी एक और बंदे ने रेज हैंड रेज किया है, तो आप भी अपना क्वेश्चन पूछ लें, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। यस सर, वो मैंने किया था, यही पूछना था। वही पूछना था कि इंटरनेट से डाउनलोड हो सकते हैं लोगो। जी जी, लोगो डाउनलोड हो सकते हैं, मैं आपको एक वेबसाइट दिखा देता हूँ। तो जैसे आपने कहा कॉपी पेस्ट नहीं हम कर सकते। हाँ, कॉपी पेस्ट हम लोग नहीं कर सकते, वो इस वजह से नहीं कर सकते, देखें अभी मैं वेबसाइट दिखाता हूँ, उधर आपको सारा पता चल जाएगा कि हम लोग कॉपी पेस्ट क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, मैं एक इधर अनाउंसमेंट करने लगा हूँ क्योंकि अभी जो है हमारी मीटिंग एंड होने वाली है, ये 40 मिनट होने वाले हैं। इन्होंने मुझे 9 मिनट 10 मिनट रहते हैं अभी, लेकिन अभी क्योंकि नए यूजर्स ने ज्वाइन किया तो मैं उनको बता दूं, जैसे ये 10 मिनट एंड होंगे मैं नई मीटिंग फौरन स्टार्ट करूंगा, तो आपने वो वाली मीटिंग ज्वाइन कर लेनी है क्योंकि जूम ने कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है 40 मिनट्स का। ठीक है, तो आपने वो वाली मीटिंग ज्वाइन कर लेनी है। अच्छा, अभी वापस आते हैं लोगों पे। अभी ये वेबसाइट है freepic.com, ठीक है। इधर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड बहुत सारे टेम्पलेट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। मतलब हद से ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे बड़ी वेबसाइट यही है जो कि फ्री में आपको चीज़ें दे रही है। इनके भी पेड सब्सक्रिप्शन भी है और फ्री भी है। पेड में ये होता है कि आपको कुछ अच्छे ज़्यादा यूनिक से टेम्पलेट मिल जाते हैं और आप उनको विद लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं। अभी लोगों में ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल आपने सवाल पूछा था, आपका नाम है, सपोज करें आपका नाम है अरसलान, नाम है आपका, आपने आपकी वेबसाइट है अरसलान.com के नाम से। तो अभी ये तो नहीं है कि अगर मैं इधर अरसलान सर्च करूं तो मुझे तो कोई लोगो नहीं मिलेगा। लोगो बेसिकली मुझे एक जेनेरिक से लोगो मिलेंगे, उसको मुझे हल्का सा फिर भी चेंज करना पड़ेगा। ज़्यादातर जो फाइल्स होती हैं वो एडोब इलस्ट्रेटर की होती हैं, या फिर कुछ फाइल्स फोटोशॉप में भी ओपन हो जाती हैं। जैसे इधर मैं सर्च कर लेता हूँ ऊपर लोगो के नाम से, अभी इधर मुझे काफ़ी सारे लोगों के जो टेम्पलेट्स हैं बने हुए हैं वो शो हो जाएंगे। अच्छा, ये आपको शायद लग रहा हो कि ये इमेजेस हैं, बेसिकली ये इमेजेस नहीं है,
ये वेक्टर फाइल्स हैं, इनको हम वेक्टर फाइल्स बोलते हैं। ये आप डाउनलोड करेंगे और ये आपके एडोब इलस्ट्रेटर में या एडोब फोटोशॉप में ओपन होंगे। तो फिर उधर से आप इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करके, या इवन अगर चेंजेस नहीं भी करनी तो पीएनजी फाइल में सेव करने के लिए आपको इसको ओपन वहीं पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये वाला लोगो है, ये वाला छोड़ें, फॉर एग्जांपल ये वाले लोगोज हैं 6, मुझे ये पसंद आ जाते हैं फॉर एग्जांपल। तो मैंने इनको डाउनलोड करना है, मैं सिंपल इस पर क्लिक करूंगा। अभी जो आपने लाइसेंस की बात की वो इधर आपको पता चल जाएगा। अच्छा, इंटरनेट भी स्लो है तभी वो टाइम ले रहा है लोड होने में। खैर, अब ये डाउनलोड का ऑप्शन देखें इधर आ गया ना सामने। मैंने सिंपल इसकी डाउनलोड पे क्लिक करना है। अभी इसने मुझे दो ऑप्शन दिए हैं कि डोंट वांट टू एट्रीब्यूट। अभी इन्होंने एट्रीब्यूट का इन्होंने क्या मतलब दिया है कि अगर आप चाहते हैं कि आप इनको क्रेडिट ना दें, अ, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप इनको क्रेडिट ना दें, आप इनका लोगो ऐसे यूज कर रहे हैं जैसे आपने खुद बनाया हुआ है, तो फिर आपको ये इनका जो पेड प्लान है वो बाय परचेज करना पड़ेगा। अगर आप फ्री में करना चाहते हैं डाउनलोड, तो फिर आपको इनको क्रेडिट देना देना पड़ेगा। आप फिर इनका लोगो जहां मर्जी यूज करें। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इन्होंने डिटेल्स इधर लिखी हुई है। क्रिएटिंग कंटेंट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट बट वी नीड फ्रॉम यू इज एन एट्रीब्यूशन लिंक। तो इनका कहना है कि लिंक हमें आपने मस्ट करना है, आप जहां भी अपना लोगो यूज करेंगे तो उसके बगैर आपका काम नहीं होगा। यानी कि आप अपलोड तो कर लेंगे, ये आपको आगे रोक तो नहीं सकते, लेकिन अपलोड करने के बाद अगर हो सकता है जिसने ये लोगो डिजाइन किया उसको कहीं शो हो जाता है और वो आपके खिलाफ फिर कंप्लेन कर सकता है। कंप्लेन का मतलब ये नहीं कि वो पुलिस में जाके कंप्लेन कर देगा आपके अगेंस्ट, आप आपके खिलाफ वो कंप्लेन कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपने फाइवर की गिग बनाई थी, उसकी इमेज के अंदर आपने इसका लोगो यूज कर दिया है, तो ये जाके फाइवर को कंप्लेन कर देगा और आपकी वेबसाइट जो है, और आपकी सॉरी जो गिग है वो फौरन डिलीट हो जाएगी। तो हो सकता है आपका अकाउंट भी रिस्ट्रिक्ट हो जाए। या अगर वो जाके, मेरी आवाज कट गई थी। यस सर। ओहो, किधर था मैं? मुझे नहीं पता चला, मुझे अभी पता चला। कहाँ यही तक? लोगों बोर्ड आप अच्छा बता रहे थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो फिर मैं ये कह रहा था कि आपको लोगोस को एट्रीब्यूट करना मस्ट है, आप कहीं भी यूज करें, नहीं तो वो आपके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। लोगोस के लिए मेरा ख्याल अभी आपको समझ आ गई होगी कि लोगोस क्या चीज़ होती है। लोगो बेसिकली वो वर्डप्रेस में नहीं है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट सी चीज़ है। लोगो बेसिकली होता है आपकी ब्रांड आइडेंटिटी। तो ब्रांड आइडेंटिटी जो होती है वो आपकी वेबसाइट से अलग चीज़ होती है, वो आपको अलग से डिजाइन करना पड़ता है, उसका वर्डप्रेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वर्डप्रेस में बेसिकली इसको बताने का मकसद ये था कि आप इसको ऐसे अपलोड कर सकते हैं जैसे मैंने अभी अपलोड किया, और इसको मैं इधर क्रॉपिंग का ऑप्शन आएंगे क्योंकि स्पेसिफिक डायमेंशंस होती हैं अपलोड करने की लोगों की। तो मैं इसको पूरे का पूरा अपलोड करना चाहता हूँ क्रॉप किए बगैर। फिर डिस्कनेक्ट हो गया था। असल में लाइव जब हम क्लासेस ले रहे होते हैं तो ये इश्यूज आते हैं, हमारे पास मस्ट आते हैं। दोबारा से सर कंटिन्यू। मीटिंग स्टार्ट कर लें, मीटिंग स्टार्ट कर लें सर। मीटिंग रीस्टार्ट कितना टाइम रह गया है, मुझे शो नहीं हो ये रहा। सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं इसके। हाँ चलो रीस्टार्ट, लेकिन अगर मैं इसको खुद एंड करूंगा ना यहाँ से, तो ये फिर वो दोबारा से फिर मुझे नया लिंक देना पड़ेगा सबको। अम, अच्छा, तो अभी अ, अभी ये है कि 2 मिनट में बताता हूँ या चीजें। फिर आप ऐसे कर दिया करें कि जो लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग है ना वो पहले ही शेयर कर दिया करें बना के, और जब ऑनलाइन क्लास हो उधर क्वेश्चन जो भी हो बच्चों के वो कर लिया करें। असल में अगर हम ये करना शुरू कर दे, इंटरनेट इशू आता रहता है तो फिर सही समझ नहीं आती। असल में यूनिम मसला, में भी ना लेक्चर्स जब हमारे होते हैं ना तो उधर टीचर्स ना कुछ ऐसे ही कर देते हैं, तो काफी इजी हो जाता है।
वो बात आपकी ठीक है, लेकिन असल में इशू ये होता है कि अगर हम ये काम शुरू कर दें तो लोगों ने फिर सिर्फ सर्टिफिकेट्स लेने के लिए आना है, फिर उन्होंने क्लास में नहीं आना। असल में इशू ये है। तो हम लोग ऐसे जी सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, यानी कि हम झूठ क्यों बोलें कि हम झूठा सर्टिफिकेट क्यों दें कि इस बंदे ने काम सीखा हुआ है। हम जब अच्छा वेरीफाई अच्छा। करेंगे, क्विज लेंगे, हम बिल्कुल हमें तसल्ली हो जाएगी कि इस बंदे को काम आता है, इस बंदे ने सीखा हुआ है, क्विज वगैरह लेके, और फिर ही हम उसको सर्टिफिकेट देंगे। हम उसको ऐसे झूठा सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। जी जी सही। अच्छा सर्टिफिकेट भी मिलता है? सर्टिफिकेट मिलेगा जो 30 दिन पूरे करेंगे, 30 डेज, और सारे क्विजेस वगैरह को पास करेंगे, उनको मिलेगा। तो सर ये जो 1 वीक का था, उन्होंने क्या 1 वीक में कंप्लीट नॉलेज देंगे वर्डप्रेस का? क्या जी बंदा 1 वीक के बाद इस काबिल हो जाएगा कि वो वेबसाइट बना सके? जी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और इस काबिल करेंगे कि 1 वीक में आप लोग पूरी वेबसाइट बना सकें अपनी। लेकिन स्टिल अगर जो लोग चाहेंगे कि नहीं, हमें 1 वीक इनफ नहीं था हमारे लिए, हमें और टाइम चाहिए, तो फिर उनको पे करना पड़ेगा। लेकिन हमारी यही कोशिश है कि 1 वीक के अंदर अंदर मैक्सिमम आपको करवा दें, ताकि आप एटलीस्ट अपना जो काम है वो स्टार्ट कर सकें। अभी आज वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। अच्छा, तो अभी आपने फिर हैंड रेज किया था। पूछिए क्वेश्चन जो है आपका। सर मैंने वही पूछना था, इंस्टाग्राम पे जो था वो आप यूज करते हैं ना, जो नाम था वर्डप्रेस के नाम से? नहीं, वो मैं भी यूज़ करता हूँ, मेरी टीम भी यूज़ करती है। ऐसे में वो मैनेज मेरी टीम कर रही होती है। हमारी जी जी। टीम है, मतलब कि डिज़ाइनर्स की अलग से टीम बनी हुई है, और सोशल मीडिया मैनेजर्स की अलग से टीम है, और हम लोग जो हैं वो फाउंडर हैं इसके छोटे से स्टार्टअप के। तो इसलिए वो मैं यूज़ नहीं करता, लेकिन उसको मैं चेक करता होता हूँ टाइम बाय टाइम। उसमें क्या उन्होंने कहा था आपको? जी वो नहीं, मैंने उधर ईमेल दी थी अपनी, तो उन्होंने शायद, मैंने आज फिर पूछा, उन्होंने पहले कहा कि 10 स्टूडेंट्स हम रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, तो फिर उनको पे ऑफ नहीं करना पड़ेगा। फिर उन्होंने बाद में बोला कि नहीं, कि हम 1 वीक के लिए सबको जो सा ना हम फ्री जी, में फ्री करेंगे, उसके बाद 30 डेज के लिए सबको पे करना पड़ेगा। जी, जी, वो ऐसे ही हुआ था। तो फिर ये फर्स्ट क्लास में मैंने बताया भी था इनको। जी जी पहले उन्होंने कहा था। जी फर्स्ट क्लास में मैंने इनको बताया जी था जी कि असल में हमने जब एडवर्टीजमेंट की थी ना, तो हमने की थी सिर्फ लोकल्स के लिए, यानी कि, और हमने जो फीस रखी थी वो बड़ी मिनिमम सी रखी थी। क्योंकि आपको भी पता है कि लोग, अगर कोई सस्ते से सस्ता भी आपको चीप से चीप कोर्स भी दे रहा हो, तो वो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, वो इतना कोई डिटेल में नहीं पढ़ाता आपको, और ना ही कोई इतनी मेहनत करता है स्लाइड्स वगैरह बनाने में। तो हमारा टारगेट था लोकल। लेकिन फिर हमने जब इंटरनेशनली उसकी एडवर्टीजमेंट की, तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन जो थी वो ज़्यादा आ गई। जब रजिस्ट्रेशन ज़्यादा आई तो इंटरनेशनल ऑडियंस भी थी जिनको हमें इंग्लिश में पढ़ाना पड़ना था, और फिर लोकल लोग भी थे जिनको हमने उर्दू में पढ़ाना था। तो हमने क्या किया, जो लोग पे कर रहे थे और पाकिस्तान में इवन, और जो लोग फॉरेनर थे, उनकी हमने एक अलग से क्लास बना दी, उनकी क्लास अलग से होती है। तो बाकी जो बच गए थे उनको हमने ये किया कि हमने कहा चलो, हमारे जो लोग हैं अपने पाकिस्तानी, उनको हम फ्री में देते हैं 1 वीक के लिए, ताकि उनको हम मैक्सिमम सिखा दें। अरसलान, ये क्यूरी का मैंने दे दिया था आंसर। ये वेबसाइट बता दी थी इनको जहाँ से ये लोगो जो है वो डिजाइन कर सकती हैं। अच्छा, ठीक है। असल में यार इशू ये आ रहा है कि इस टाइम पे सारे लोग जाग रहे होते हैं शहरी तक, तो इंटरनेट का बड़ा इशू है। तो बार बार मुझे कभी वो कनेक्ट करना पड़ता है, कभी वो कनेक्ट करना पड़ता है। तो जैसे इशू आ रहा है, इसका भी कुछ हल देखते हैं। लाइफ में ये इशू तो होता है, लेकिन
क्या करें। अच्छा चलो लेक्चर की तरफ आते हैं। अच्छा वो जो भाई ने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यही है कि वो हमने फिर 7 डेज के लिए आपको फ्री दिया था। 7 डेज में हम मैक्सिमम पढ़ाएंगे आपको, और मतलब 6 डेज में पढ़ाएंगे, और 7वें दिन तो हम क्विज देंगे। और उसके बाद फिर आप में से अगर किसी का दिल हुआ कि नहीं हम आपसे पढ़ना चाहते हैं आगे, तो वो फीस देगा, नहीं तो बाकी आप लोग फिर सेल्फ लर्निंग भी कर सकते हैं खुद से, या इवन इनफ हो जाएगा कि आप लोग अपना काम स्टार्ट कर सकें। वो कंपलसरी नहीं है कि आप लोग फिर आगे कंटिन्यू करें, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक हो गया। ओके सर, थैंक यू। हाँ, तो आते हैं दोबारा लेक्चर पे। मैं स्क्रीन में दोबारा से शेयर कर देता हूँ अभी। दुआ कर सकते हैं कि दोबारा डिस्कनेक्ट ना हो जाए, इस तरह मज़ा नहीं आता पढ़ने का ना पढ़ाने का। अच्छा तो हम कस्टमाइजर पे थे, लोगो अपलोड कर रहे थे और बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, और ये लोगो अपलोड हो चुका है यहाँ पे। अच्छा कस्टमाइजर में और क्या ऑप्शंस होती हैं, साइट फेविकॉन का मैंने बता दिया। फिर अच्छा ये जो ऑप्शंस आ रही होती है नीचे, ये थीम टू थीम जो है वो चेंज होती रहती हैं। जो दो चीज़ें आपके पास सेम रहेंगी या तीन चीज़ें सेम रहेंगी, वो रहेंगी एडिशनल CSS, होम पेज सेटिंग्स और साइट आइडेंटिटी। साइट आइडेंटिटी का मैंने बता दिया। होम पेज सेटिंग्स में ये होता है कि आप सिलेक्ट करते हैं, अगर आपकी ब्लॉग है एक सिंपल, मतलब ब्लॉग के ज़्यादा कुछ नहीं है, तो आप फिर इसको बाय डिफ़ॉल्ट इसी पे रहने देते हैं। एक स्टैटिक पेज होता है, और सॉरी उसको आप करते हैं, अगर सिर्फ ब्लॉग हो तो आप उसको करते हैं यूर लेटेस्ट पोस्ट, यानी कि आप जैसे जैसे नई नई ब्लॉग पोस्ट अपनी वेबसाइट में पोस्ट करते जाएंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इधर शो होते जाएंगे आपके होम पेज के ऊपर। जैसे कि अभी मैंने इधर वेबसाइट दिखाई थी infinityx.com। तो जैसे इन्होंने किया हुआ है, इन्होंने क्या किया है कि इनकी एक सिंपल ब्लॉग है, तो वो जैसे ही वो न्यू पोस्ट को करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इनके होम पेज के ऊपर शो हो जाती है। ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कि अगर आपकी ब्लॉग नहीं है, आपकी कोई बिजनेस वेबसाइट है, तो उस केस में आप क्या करते हैं, आप एक कोई पेज बना लेते हैं, उसको स्टैटिक पेज बोलते हैं। फिर वो पेज जो होता है उसको आप होम पेज रख देते हैं, और ब्लॉग का आप अलग से पेज बना देते हैं। जैसे कि हमने भी किया हुआ है WP बेसिस में। हमारा एक स्टैटिक पेज जो है वो होम पेज है, और बाकी जो है वो हमने उसको ब्लॉग का जो है वो अलग पेज हमने रखा हुआ है। उसके बाद जो CSS है, CSS में ये होता है कि आपको फॉर एग्जांपल कोई डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा थीम में, और थीम में उसका ऑप्शन भी कोई नहीं है, और फॉर एग्जांपल कोई कलर नहीं आपको पसंद आ रहा, और आप चाह रहे हैं कि उसको आप चेंज कर दें उस कलर को। तो कलर को चेंज करने के लिए आपको फिर CSS यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रॉब्लम आ जाता है आपकी थीम में ऑप्शन है नहीं और आपको पसंद भी नहीं आ रहा जो बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन है। तो उसमें फिर कलर चेंज करने के लिए आपको CSS एडिशनल करनी पड़ती है, उसके लिए आपको फिर क्लास देखनी पड़ती है। तो ये चीज़ CSS तो इस कोर्स का स्कोप नहीं है। सिंपल CSS में आपको करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट था, इसका मैंने कलर रेड करना है, तो इसको मैं, इसके लिए फिर आपको CS आनी चाहिए, यानी कि ये ऑप्शन यूज़ करने के लिए आपको CSS आनी चाहिए। ये देखें, ये मैंने इधर इसका कलर जो है वो रेड कर दिया है बगैर किसी ऑप्शन को यूज़ करके कोड के थ्रू। तो इसको कहते हैं CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो ये आप कर सकते हैं CSS के अंदर। तो बाकी जो ऑप्शंस हैं वो थीम टू सर ये थीम। कैसे किया है कलर? कलर सॉरी, चेंज कैसे किया है? ये ये कलर मैं, समझ नहीं आई, ये कलर। कलर मैंने चेंज किया है CSS के थ्रू। बेसिकली मैंने क्या किया, मैं दोबारा से बता देता हूँ। ब्राउज़र है, उस पर राइट क्लिक किया, जिस चीज़ को मैंने चेंज करना है इंस्पेक्ट एलिमेंट में गया। इंस्पेक्ट एलिमेंट में क्यों गया कि जिस चीज़ को मैंने चेंज करना है मुझे उसकी क्लास ID पता होनी चाहिए, यानी कि मुझे उसकी क्लास पता होनी चाहिए। जो क्लासेस जो भी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, CSS तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, लेकिन ये बेस्ड करती है क्लासेस पे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो इधर से जैसे ये लिखा हुआ है H2, हेडिंग 2 इसके एट्रीब्यूट है, और ये इसकी क्लास का नाम है। इसको मैंने सिंपल इधर से कॉपी करना है, इधर आके पेस्ट करना है। कॉपी नहीं हुआ,
ये जब स्क्रीन शेयर हो रही होती है तो सिंपल मैंने इसको इधर से करना है कॉपी और इधर आगे करना है मैंने पेस्ट, डॉट से मैंने इसको स्टार्ट करना है और जिधर जिधर स्पेस आती जाएगी मेरे पास उधर मैं इसको लगाता जाऊंगा डॉट। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और अभी ये हमारे पास स्पेसेस खत्म हो गई। अच्छा, कर्ली ब्रेसेस लगानी है। फॉर एग्जांपल मैंने इसका कलर दोबारा से ब्लैक करना है, ये कलर इसका ब्लैक हो जाएगा क्योंकि मैंने उधर से रेड किया हुआ है तो इस वजह से ये ब्लैक नहीं हो रहा, क्योंकि एक जगह से रेड और एक जगह से ब्लैक किया हुआ है तो ये जो ओवरराइड कर रहा है दूसरी चीज को। अगर मैं इसके आगे इंपॉर्टेंट लगा के देख लेता हूँ, इंपॉर्टेंट लगाया तो यानी उसने वो प्रीवियस चीज को कैंसिल कर दिया और न्यू चीज जो थी वो ब्लैक कलर वो इम्प्लीमेंट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका फॉन्ट जो है वो छोटा करना चाहता हूँ फॉन्ट साइज की एट्रीब्यूट से, और फॉन्ट में इसका काफी बड़ा लग रहा है मुझे, तो मैं क्या करता हूँ इसका फॉन्ट जो है वो 10 px कर देता हूँ। ये देखें ये कितना छोटा सा हो गया यहाँ पे, कितना छोटा सा आपको शो हो रहा है यहाँ पे। और अगर मैं इसको 100 कर देता हूँ तो ये आपको काफी बड़ा शो होगा। ये आपको देखें कितना बड़ा शो हो गया। तो ये चीजें ये, लेकिन आपको CSS आती होगी तो ये चीजें आप कर सकेंगे, और CSS के बगैर आप ये चीजें नहीं कर सकते। सॉरी, हुक्स क्या होता है? हुक्स क्या चीज है? आपने हुक्स का पूछा है, हुक्स का क्या? अच्छा, आपको समझ आ गई है कि ये मैंने कैसे किया था? यस सर, वो तो आ गई है, लेकिन हमें फिर सीएसएस पे भी फोकस करना पड़ेगा वर्डप्रेस के साथ। CSS मुश्किल नहीं है, CSS बहुत ज्यादा आसान है। आप क्या पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में? आप क्या पढ़ते हैं? CS कर रहे हैं? जी, मैं सीएस कर रहा हूँ, अभी तो हम डेटाबेस पढ़ रहे हैं। CS कर रहे हो यार? नहीं, ये तो बच्चों वाली चीज होनी यस चाहिए यस, फिर आपके लिए। CS में आपने हमने तो अभी सीएसएस पढ़ी नहीं है, हमें पढ़ाई नहीं गई अभी ये वेबसाइट वगैरह ना, नहीं नहीं, HTML। ये जरूरी नहीं, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपने जावा पढ़ी होगी, आपने C पढ़ी होगी, C++ पढ़ी होगी, पढ़ी है ना? जावा, जावा नहीं अभी पढ़ी, सी और C++ पढ़ी है। C++ पढ़ी है ना? तो वो नेक्स्ट प्रोग्रामिंग, सेमेस्टर में जावा पढ़ी। जी जी, वो पढ़ी है ना C और C++? जी वो पढ़ी है, जी जी वो पढ़ी है। तो समझ लो कि ये आपके लिए फिर बच्चों वाली चीज है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। ये अगर होगी तो आपको बेनिफिट होगा, मतलब फॉर एग्जांपल वो वही बात आ गई कि ज्यादातर ऑप्शन जो होती हैं वो थीम में होती हैं, यानी इसकी ऑप्शन है होगी थीम में जरूर। ये सिर्फ बताने का मकसद ये था कि इन केस अगर कोई ऐसी चीज हो जाती है कि थीम के अंदर भी ऑप्शन नहीं होती तो उधर फिर आपको बेनिफिट देगी ये चीज। तो वरना आप इसके बगैर भी काम चला सकते हैं, जरूरी नहीं है ये। मतलब है तो जैसे समझ लें कि ये नफली नमाज होती है कि अगर आप पढ़ लें तो सवाब होता है और ना पढ़ें तो कोई गुनाह भी नहीं होता, तो ये भी उसी तरह है कि अगर आप कर लेंगे तो आपको फायदा देगी, और अगर आप नहीं भी करते तो आपको नुकसान कोई नहीं है। आप सिंपल क्या है, गूगल पर जाके सर्च करेंगे आपको कोड मिल जाएंगे CSS के, तो उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये क्लास ID अपनी आना पता करना चाहिए। वो आपने बस इस पे क्लिक करना है, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाना है और इधर आपको क्लास इक्वल्स लिखा होगा तो वो क्लास आपने सेलेक्ट कर लेनी है बस। अभी हो गया क्लियर? यस सर, हो गया। अभी भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ रहे हैं, मुझे कोई इश्यू नहीं है, आई एंजॉय क्वेश्चंस। अच्छा, हैंड रेज किसने किया है? आप पूछें, आप क्वेश्चन पूछें अपना। सर क्वेश्चन मेरा ये है कि हम लोग जब थीम इंस्टॉल करते हैं तो प्रॉपर उसके पेजेस वगैरह भी तो हमारे साथ इंस्टॉल हो जाते हैं ना, तो उसकी स्टाइलिंग में भी तो हम चेंजेस करके यहाँ पर परफॉर्मेंस कर सकते हैं ना। ज़रूरी नहीं है कि उसके पेजेस इंस्टॉल हो थीम में। देखें वर्डप्रेस में क्या होता है कि जब आप थीम इंस्टॉल करते हैं कुछ थीम्स के साथ होता है डेमो पेजेस आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर थीम के साथ डेमो पेजेस हों, तो वो ऑप्शनल होता है अगर आपने वो पेजेस इंस्टॉल करना है या नहीं करने हैं। तो अगर वो आप पेजेस इंस्टॉल करते हैं तो उसमें स्टाइल आ जाता है, ठीक है, आपको सारी चीज़ें उसमें पसंद आ जाती हैं, बिल्कुल एक जगह पे आके आप
कहते हैं कि ठीक है ये कॉन्टैक्ट वाला जो बटन है ना, इसका साइज, फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तो ऐसे तो फिर कोई ऑप्शन नहीं होगी क्योंकि वो तो प्री मेड टेम्पलेट्स हैं, प्री मेड पेजेस हैं, तो फिर उसको चेंज करने के लिए आपको CSS तो यूज़ करना पड़ेगा फिर भी। और बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही नहीं आ जाते पेजेस जो हैं, वो खुद नहीं आते, वो आपको डेमो इंपोर्ट करना पड़ता है। और जब डेमो इंपोर्ट करते हैं उसमें भी फिर आपके पास ऑप्शन होता है कि आपने पेजेस जो हैं वो इंपोर्ट करने हैं या नहीं है, सिर्फ सेटिंग्स को इंपोर्ट करना है। सर आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? जी सर। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पेजेस होते हैं वो हर थीम के नहीं होते, पेजेस आप लोग खुद बनाते हैं, थीम के कोई पेजेस नहीं होते। थीम जो होती है वो सिर्फ स्टाइलिंग के लिए या डिज़ाइन के लिए यूज़ होती है, ठीक है, या कुछ फंक्शंस होते हैं थीम के, बस उसके लिए यूज़ होती है, उसके अपने कोई पेजेस नहीं होते। हाँ, कुछ थीम्स के जो होते हैं वो डेमो पेजेस होते हैं, तो लेकिन वो आपके पास ऑप्शन होती है कि आपने वो इंपोर्ट करने हैं या नहीं करने हैं। तो अगर आप अपना खुद से डिज़ाइन करना चाहते हैं, और जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा अपना ही डिज़ाइन करना चाहिए यूनिक सा, तो उसके लिए फिर आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके सर, एक चीज आपसे और पूछनी है। इन केस अगर इसके अंदर हमने हेडर के अंदर चेंजेस करनी हो हर पेजेस के ऊपर, लेट्स सपोज 5 पेजेस है हमारी साइट के अंदर, जी तो जी उसके लिए तो हम PHP के लिए हम वो इंक्लूड जैसे एक फंक्शन यूज कर लेते हैं और उसी को कॉल करते हैं पेज पे, तो जी वो जी। हर पेज के ऊपर हमारा हेडर इंक्लूड हो जाता है। तो ऐसी कोई चीज इसके अंदर भी होती होगी ऐसे कि मतलब इसमें जिस हेडर आप वर्डप्रेस के अंदर बाय डिफॉल्ट ये होता है कि आपका जो हेडर होता है वो हर पेज के अंदर खुद ही इंक्लूड होता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो इंक्लूड होता है हर पेज में, और आपका फुटर भी ऐसे ही होता है। लेकिन सपोज करें आप चाहती हैं कि किसी स्पेसिफिक पेज पे और हेडर शो हो रहा हो और स्पेसिफिक पेज के ऊपर और हेडर शो हो रहा हो, ठीक है, तो उसके लिए जी आपको कोई कोड करने की ज़रूरत नहीं होती। आप जाके वर्डप्रेस की रिपोजिटरी के अंदर प्लगइन्स वगैरह सर्च करेंगी तो आपको हंड्रेड्स ऑफ प्लगइन मिल जाएंगे जो ये काम करके दे रहे होंगे आपको फ्री में। यानी कि वो सिंपल, आप जैसे मैंने इधर लोगो चेंज किया ना, कितनी आसानी से मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे लोगो ड्रैग एंड ड्रॉप जी करके। तो इसी तरह आप हेडर को भी सिलेक्ट और अनसिलेक्ट करके आपको मतलब पेजेस के नाम शो हो जाएंगे, और आप फिर अपनी मर्जी से उन पेजेस को सिलेक्ट करें जिनके ऊपर आपने हेडर शो करवाना है और जिनके ऊपर नहीं करवाना। तो ये चीज़ें जो वर्डप्रेस में वो बेसिक्स ही हैं और बहुत आसान आसान सी चीज़ें हैं जो कि प्लगइन्स के थ्रू होती हैं। ओके सर, थैंक यू। और दूसरी चीज़ मैंने ये बतानी थी कि वो मैंने एक लिंक सेंड किया था गूगल मीट नहीं सॉरी, गूगल क्लासरूम का, तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप में से कोई करना चाहे वो क्वेश्चंस वगैरह के लिए। अभी तक खैर किसी ने 2 बंदों ने खैर ज्वाइन कर लिया है वो। सर वहां पर कौन टीच कर रहा है? आप ही उधर टीच करेंगे? नहीं, उधर मैं टीच नहीं कर रहा, उधर असल में बेसिकली आपका कल क्वेश्चन आया था कि वो पूछ रहे थे कि कोई कह रहा था आप FB शेयर कर दें या आप आपसे मतलब क्वेश्चन करना हो तो कांटेक्ट कैसे करें। तो फिर एक सजेशन किसी ने दी थी कि आप गूगल क्लासरूम में वो बना दें ताकि उधर डिस्कशन वगैरह हो सके, मतलब, तो लेकिन वो मतलब क्लास मैंने ही बनाई हुई है, तो आप वो भी ज्वाइन करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह हो तो उधर एज अ क्लास आप एज ए स्टूडेंट ज्वाइन करके वो आप उधर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप जो भी क्वेश्चन उधर करेंगे वो सबको शो हो रहा होगा और मैं जो उसको रिप्लाई करूंगा वो भी सबको शो होगा। ओके सर, ठीक है। और अच्छा, बैक टू, और किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, तो ये थीम आती है, थीम फिलहाल ये है कि इंस्टॉल इस वजह से नहीं हो रही क्योंकि इसमें मेमोरी लिमिट आ रही है, लोकल होस्ट में ये इशू आता है, वो मैं चेंज कर दूंगा मेमोरी लिमिट। लेकिन बेसिकली थीम जो इंस्टॉल होती है वो ऐसे ही हो रही होती है, यानी कि आपने सिंपल इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना है और आपकी थीम जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल इतना सा काम है, आपने थीम सर्च करनी है और उसको सिलेक्ट करके उस पर इंस्टॉल पर क्लिक कर देना और वो थीम जो है वो अप्लाई हो जाएगी आपकी वेबसाइट के ऊपर। तीसरी चीज़ आती है अपीयरेंस के अंदर विजिट्स। अभी विजिट्स क्या होते हैं,
आपने आपने मोबाइल के अंदर विजेट्स यूज किए होंगे, मोबाइल के अंदर किए हुए हैं ना विजेट्स यूज? बेसिकली विजिट्स क्या होता है, विजिट्स होते हैं आपके कोई ब्लॉग्स होते हैं जो कोई स्पेसिफिक काम कर रहे होते हैं, तो उनको हम विजिट्स कहते हैं। अभी वर्डप्रेस में एक तो आपकी सिंपल जो मेन इंटरफेस होता है वो होता है, और दूसरी जो चीज़ होती है साथ में वो आपकी होती है साइड बार। तो बेसिकली जो ब्लॉग्स होती हैं वो साइड बार को यूज़ करती हैं, लेकिन जो बिजनेस वेबसाइट्स होती हैं वो साइड बार को यूज़ नहीं करती। जैसे ये हमने WP मेजन्स में साइड बार को यूज़ नहीं किया हुआ क्योंकि हमारी एक बिजनेस वेबसाइट है। लेकिन जब हम इस ब्लॉग के ऊपर आते हैं तो हम देखते हैं हमने साइड बार यूज़ किया हुआ है, इधर नहीं किया हुआ, लेकिन जब हम कोई आर्टिकल यूज देख ओपन करके देखते हैं तो हमने उधर साइड बार को यूज़ किया हुआ है। तो साइड बार में कुछ हमारे पास एलिमेंट्स होंगे जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे, तो उसको हम कहते हैं विजिट। फॉर एग्जांपल एक विजिट है जो कि ऑप्शन दे रहा है शेयरिंग करने की, कि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे इस आर्टिकल को शेयर कर दें। जैसे मैं फेसबुक पे शेयर करना है या ट्विटर पे शेयर करना है तो मैं सिंपल ट्विटर के बटन पे क्लिक करूंगा और ये मुझे सिंपली ट्विटर पे शेयर करने का जो पोस्ट है वो मेरी बना के दे देगा और मैं सिंपल इधर से ट्वीट पे क्लिक कर दूंगा। इसी तरह फिर दूसरा जो विजेट है वो रिसेंट पोस्ट का है, वो लेटेस्ट पोस्ट शो कर रहा है। तीसरा कैटेगरीज, पॉपुलर कैटेगरीज को शो कर रहा है। इस तरह के काम करते हैं ये विजेट। जैसे बाय डिफॉल्ट इधर विजेट एक सर्च का विजेट है, यानी कि सर्च वगैरह करने के लिए कोई भी आर्टिकल। दूसरा रिसेंट पोस्ट का है और तीसरा जो है वो कमेंट्स है। बस विजेट्स का सिंपल ये काम होता है। और विजेट्स जब आप आगे डिजाइनिंग की क्लासेस होंगी तो हम विजेट्स को डिटेल में देखेंगे, क्योंकि विजेट्स काफ़ी जगह पे यूज़ होते हैं और ये बहुत पावरफुल होते हैं। यानी कि बहुत मुश्किल से मुश्किल काम हम जो है वो कर सकते हैं इनसे। फिर उसके बाद आता है हमारा मेन्यू। मेन्यू क्या होता है? वेटिंग रूम में क्यों जा रहा है ये? अच्छा, हमारा मेन्यू क्या होता है कि मेन्यू में हमारे पास जैसे वो बटन्स होते हैं या लिंक्स होती हैं वेबसाइट की। जैसे अभी एक ही वर्ड्स पे मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, लेकिन वो वर्ड जो हैं वो मेरे माइंड में आ नहीं रहे। मेन्यू सिंपली ये चीज़ है, ये जो आपको शो हो रहा है, यानी कि आपका होम पेज का लिंक है, उसमें इंस्पायरेशन लाइफ कैटेगरीज का लिंक है, इसको हम कहते हैं मेन्यू। तो सिंपली आपने पेजेस बनाए होंगे या ब्लॉग का पेज होगा, आपके जो जो पेजेस हैं वो सिंपल आप जाके मेन्यू का नाम देंगे। मेन मेन्यू सपोज करें, उसका नाम मैंने दिया और मैंने इसमें जो भी ऐड करना है, जो जो पेजेस ऐड करने हैं, फिलहाल मैंने कोई पेजेस नहीं बनाए हुए तो शो नहीं हो रहे, वरना जो जो पेजेस मैंने बनाए होंगे वो इस मेन्यू में मैं ऐड करूंगा तो जिस तरह इस वेबसाइट के ऊपर मेन्यू शो हो रहा है ना, इस वेबसाइट के ऊपर बिल्कुल इसी तरह का मेन्यू जो है, बिल्कुल इसी तरह का मेन्यू जो है वो इस वेबसाइट में भी शो हो जाएगा हमारे पास। तो ये काम होता है हमारे पास मेन्यूज का। जी, क्वेश्चन? सर क्वेश्चन ये है कि मेन्यूज हमारे जो हम बनाते हैं वो है तो स्टिकी भी तो वर्कआउट कर रहा होता है ना जी हर जी वेबसाइट के ऊपर। जी बिल्कुल। तो यहाँ से हम अगर स्टिकी को अगर हम चूज करते हैं तो वो स्टिकी वहां पर अप्लाई नहीं हो पाता, और बाकी फर्दर अगर इधर से सर्च करते हैं तो वो भी सर्च नहीं हो पाते। ऐसा क्यों? उसके दो रीजन हो सकते हैं। एक तो पहला रीजन ये है कि आपने स्टिकी इधर से चूज कर लिया लेकिन आपकी जो थीम है वो कंपेटेबल नहीं है स्टिकी मेन्यू के लिए, तो थीम का इशू भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट अक्सर वर्डप्रेस में इश्यूज आते रहते हैं, यानी कि जो ओवरराइड, जैसे भी मैं CSS का बता रहा था कि मैंने दो जगह पे सेम CSS कोड लिख दिया था, एक जगह पर मैंने कलर को रेड किया हुआ था और दूसरी जगह पे मैंने ब्लैक किया हुआ था, तो वो जो पहले रेड किया हुआ था उसी को वो उठा रहा था। तो इस तरह ओवरराइट हो जाता है काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी टाइम, तो जो डिफ़ॉल्ट फंक्शन हो रहे होते हैं वो काम नहीं कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ अपनी थीम तो नहीं हम बार बार चेंज कर सकते क्योंकि वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो हम उसको सिंपली नया प्लगइन इंस्टॉल करके हम उसको एक एक्स्ट्रा प्लगइन के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट करवा देते होते हैं। ठीक है। तो क्या सर जी, तो सर क्या प्लगइन भी ये देखकर इंस्टॉल करना चाहिए कि ये स्टिकी वर्कआउट करेगा, मतलब ये मेन्यू हमारे इसके लिए सूटेबल है या नहीं है, ये सारी And चीजें देखकर जी जी बिल्कुल। आप इन देखें, अभी सपोज करें वर्डप्रेस में कोई मिलियंस ऑफ प्लगइन है। अभी
आपने वर्डप्रेस पे वैसे काम किया हुआ है? जी सर, मैं अभी लर्निंग में, मेरी तकरीबन 1 मंथ हो गया मुझे वर्कआउट करते हुए इस पे। अच्छा, अभी ऐसा है कि हर प्लगइन जो होता है वो अलग टाइप का होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको स्टिकी मेन्यू के लिए प्लगइन चाहिए, आप गूगल में जाके सिंपल सर्च कर रहे हैं कि सर्च करेंगे, आपको काफ़ी सारे ऑप्शन जो हैं वो अच्छे खासे जो ऑप्शन हैं 10-12 वो शो हो जाएंगे। तो उनमें से आप हर एक के फीचर्स वगैरह देख लें। आप जब वेबसाइट बनाएंगे खुद तो आपको आइडिया होगा कि आपकी वेबसाइट के अंदर किस चीज़ की कमी आ रही है और कौन सा प्लगइन जो आपको फीचर्स देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्लगइन है वो आपके लिए बेस्ट वर्कआउट करेगा। फिर आप उसको सिंपली सेलेक्ट करके देख सकते हैं। तो मोस्टली ये होता है कि प्लगइन्स कर देते हैं वो काम, मतलब हर प्लगइन वो काम कर रहा होता है, लेकिन अनटिल अनलेस आपकी थीम कोई बहुत ही फारिग किस्म की थीम है कि वो हर चीज़ को ओवरराइड कर रही है और आपको कोई कस्टमाइजेशन की ऑप्शन नहीं दे रही, तो उस केस में हो सकता है कि आपको 2-3 प्लगइन्स ट्राई करना पड़े। वरना हर प्लगइन जो है, जो अच्छा प्लगइन होता है वो काम कर देता है आपका, आपको बार बार कोई और प्लगइन्स ट्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके सर। मेन्यू हो गया। बैकग्राउंड बैकग्राउंड बेसिकली कोई यूज़ नहीं करता ये, क्योंकि डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन है, इसमें हमने कोई काम नहीं किया हुआ बिल्कुल भी। तो इस वजह से ये कह रहा है बैकग्राउंड का ऑप्शन दे रहा है बाय डिफ़ॉल्ट थीम में। इसमें क्या होगा कि जो हमारा पेज है उसका बैकग्राउंड हम चेंज कर सकते हैं। ये ऑप्शन खोल के देख लेते हैं, लेकिन इसमें कोई ख़ास है नहीं। सिंपल ये है कि वही कस्टमाइज़र में चला गया है। अभी बैकग्राउंड में हम एक इमेज अगर लगा दें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लोगो ही लगा देता हूँ, तो ये ऐसा, ये बैकग्राउंड में यानी कि पेज का जो बैकग्राउंड है वो ऐसा हो गया है, ठीक है। और इसमें कोई खास करने वाली चीज़ थी नहीं। उसके बाद थीम एडिटर आ जाता है। इसको मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि आप इसको कभी ओपन भी करें। हो सकता है आपको कभी इसको ओपन करना पड़ जाए, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपने कंट्रोल पैनल में जाएं और वहां से जाके आप इसको एडिट करें अपनी चाइल्ड थीम को। लेकिन फिर भी अगर कोई बहुत ही मजबूरी हो जाती है करने के लिए, तो आप इसको ओपन करें। इधर आपको कुछ थीम के फंक्शन शो हो जाएंगे और फिर उसमें आपने जो कोड एम्बेड करना है या जो करना है वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप लोग एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं ना, एडसेंस के लिए अप्लाई किया आपने कभी किसी ने? सर एक्शन से उसी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं कि जो चीज़ हमने सिलेक्ट कर ली है और देन हम उसको लाइक एक ऑर्डर कर देते हैं कि ये इस चीज़ के ऊपर एक्शन परफॉर्म होते हैं हमारा, तो उसके ऊपर वो फंक्शन परफॉर्म होने लग जाते हैं, वही वो चीज़। नहीं नहीं आई नहीं, मैं थिंक गूगल एडसेंस की बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बताना ये चाह रहा हूँ कि जब हम एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, मतलब मैं कहना ये चाह रहा था कि हम लोगों को ये चीज़ नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग होती है तो बंदा थोड़ा सा कोड आगे पीछे कर दे तो अगर आपकी वेबसाइट पहले से अच्छी खासी बनी हुई है तो उसका सारा जो निज़ाम है वो बिगड़ जाएगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करें जितना आप लोग कर सकते हैं कि आप इस कोड के अंदर ना जाएं। लेकिन स्टिल काफ़ी जगह पे आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप प्लगइन्स ही यूज़ करें। यानी कि कोड एडिट करने के लिए भी प्लगइन्स मौजूद हैं, उन्हीं को यूज़ करें। लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपने इस कोड को चेंज करना ही करना है, फॉर एग्जांपल आपने गूगल एडसेंस के अप्लाई किया है और वो गूगल एडसेंस कहता है कि आपने हेडर फाइल के अंदर हमारा जो कोड है वो पेस्ट करना है ताकि हम वेरीफाई कर सकें कि ये आपकी ही वेबसाइट है, आप किसी और की वेबसाइट के लिए तो अप्लाई नहीं कर रहे। तो उस चीज़ के लिए फिर आपको अगर इधर आना पड़े तो इधर आके फिर आपने वो कोड जो है वो पेस्ट कर देना है। ये इस चीज़ के लिए यूज़ होता है, यानी कि आप अपनी थीम के कोड के अंदर चेंजेस कर रहे हो, तो थीम एडिटर उस चीज़ के लिए यूज़ होता है। सर ये कोड कहाँ पर हम पेस्ट करते हैं? कोड के लिए डिफरेंट फाइल्स हैं। जैसे अभी इधर थीम फंक्शंस आ रहा है, फंक्शंस डॉट पीएचपी की फाइल है, और फिर सीएसएस की कुछ फाइल्स आ जाती हैं, कुछ क्लासेस आ जाती हैं हमारे पास। काफ़ी डिफरेंट फाइल्स हैं। जो मेन हम कोड कस्टमाइजेशन कुछ कर रहे होते हैं ना किसी भी थीम के अंदर, मतलब कोई भी थीम हो, कोई थीम स्पेसिफिक नहीं, कोई भी थीम हो, उसके अंदर आपने कोई भी चीज़ चेंज करनी है थोड़ी सी, तो वो आप जो कोड पेस्ट करेंगे वो फंक्शंस डॉट पीएचपी की एक फाइल होगी, उसके अंदर आप जाके पेस्ट करेंगे। कोई भी कोड हो वो आपने उसी के अंदर पेस्ट करना है। फुटर में कोई चेंजेस करनी है तो फुटर डॉट पीएचपी की फाइल के अंदर आपने जाके वो कोड पेस्ट कर देना है। तो हेडर के अंदर चेंज करनी है, जैसे मैं अभी एडसेंस के कोड का बता रहा था, तो वो आपने थीम हेडर डॉट पीएचपी के अंदर जाके पेस्ट कर देना है।
तो सर अगर कोई फंक्शन हमने सबके ऊपर परफॉर्म करना हो, सब फाइल्स के ऊपर, लाइक कह लें इंक्लूड करवाना हो, तब भी सेम यही प्रोसीजर होगा? जब आप functions.php की फाइल के अंदर कोई कोड पेस्ट करते हैं तो वो हर फाइल के अंदर ऑटोमेटिकली चला जाता है, यानी कि वो आपकी पूरी वेबसाइट के ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। ओके सर। अच्छा, अभी आप एक और हैंड रेज हुआ था, आप भी क्वेश्चन पूछें अपना। यार सर मैं था सर, ये जो आप बातें कर रहे हैं मेरी तो ऊपर से ही गुजर रहा है, क्योंकि मैं बिगिनर हूँ, मुझे नहीं पता कि प्लगइन्स क्या होती हैं। जरा वो बता देना, प्लगइन्स क्या होते हैं। नहीं नहीं, वो प्लगइन्स तो अभी नीचे रहते हैं, प्लगइन्स पे तो मैं नहीं आया अभी। वो असल में क्वेश्चन आ गया था बीच में, तो वो फिर मुझे वो उस क्वेश्चन क्लियर करने के लिए रेफरेंस देना था। अभी मैं थीम एडिटर पे हूँ, ये नीचे वाला ऑप्शन अभी प्लगइन्स पे आया हूँ, अभी प्लगइन आया हमारे पास। अब प्लगइन बेसिकली क्या होता है, देखो एक वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल मैंने ये वेबसाइट बना दी, ये एक वेबसाइट बनी हुई है ना, तो इस वेबसाइट के अंदर आपको कहीं पे कोई ऐसी फंक्शनैलिटी अभी तक नज़र आई है, जो कि है भी नहीं, नज़र क्या आनी है, कि जिसमें मैं अपनी प्रोडक्ट बेच सकूं, यानी कि मैं अपनी प्रोडक्ट इधर ऐड करूं। फॉर एग्जांपल मैं बेच रहा हूं, मैं मोबाइल फ़ोन सेल कर रहा हूं अपनी वेबसाइट के ऊपर, मोबाइल फ़ोन्स की वेबसाइट है मेरी। तो आपको कहीं ऐसी ऑप्शन नज़र आई है कि मैं उधर अपना मोबाइल फ़ोन ऐड करूं और बंदा आके उसको कार्ट में ऐड भी करे और परचेज भी कर दे और पेमेंट मुझे मिल जाए? कोई ऐसी चीज़ नज़र आई है अभी तक आपको इस वेबसाइट में? नो सर। ऐसे ही वर्डप्रेस की जो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन होती है, उसमें हमारे पास बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें होती हैं, बिल्कुल बेसिक सी। तो फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास प्लगइन्स की ऑप्शन होती है। प्लगइन बेसिकली क्या होते हैं, वो आपकी वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटीज़ को ऐड करते जाते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अभी मैं चाहता हूँ, जैसे वही मिसाल कि मैं अपनी मोबाइल फ़ोन बेचूँ, तो मैं सिंपल जो वर्डप्रेस में मोस्ट कॉमन जो प्लगइन यूज़ होता है उसके लिए वो कॉमर्स उसका नाम है, जो मतलब कि मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट बना देगा मेरी, यानी कि उसमें मैं प्रोडक्ट ऐड भी कर सकूंगा, उसमें मैं अपने पेमेंट मेथड ऐड कर सकूंगा और बंदा आएगा वो डायरेक्टली मुझे पे करेगा और प्रोडक्ट जो है वो अपना एड्रेस वगैरह डिटेल्स एंटर करेगा और वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो परचेज कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं इधर वो कॉमर्स सर्च करके देखता हूँ, तो इधर वो कॉमर्स अभी प्लगइन्स जो हैं वो मिलियंस की तादाद में प्लगइन है। अभी वर्डप्रेस वाले चाहते तो बाय डिफॉल्ट हर प्लगइन इंस्टॉल होता है हर वेबसाइट में, ताकि हमें मेहनत ना करनी पड़ती, लेकिन 1 मिलियन मतलब मिलियंस ऑफ प्लगइन्स हैं वर्डप्रेस में। तो अगर हर कोई इंस्टॉल करने बैठ जाते तो आपकी अगर 1 टेराबाइट स्पेस भी होती इसमें आपकी वेबसाइट के अंदर, तो वो भी खत्म हो जाती। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो फंक्शनैलिटी हमें चाहिए होती है हम उसको प्लगइन्स के थ्रू ऐड करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मुझे ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी चाहिए ना, तो मैं वो कॉमर्स का प्लगइन ऐड कर दूंगा। फिर उसके बाद मुझे अगर चाहिए होगा कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की फंक्शनैलिटी चाहिए, तो मैं उसके प्लगइन्स देखूंगा, वो ऐड कर दूंगा। फिर उसके बाद मैं कहूँगा कि अच्छा मैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू अपनी पेमेंट रिसीव करना चाहता हूँ, तो मैं स्ट्राइप का या कोई भी ऐसा पेमेंट मेथड होगा, जैसे हमारे पाकिस्तान में इजी पैसा है, तो उसका प्लगइन मैं ऐड कर दूंगा। तो प्लगइन में सर्च करता जाऊंगा और ऐड करता जाऊंगा एज पर माय रिक्वायरमेंट्स। ठीक हो गया? सर प्लगइन्स जो हम हर एक ऐड करेंगे वो चीज मिक्स नहीं हो जाएगी? मतलब नहीं ऑलरेडी अगर एक प्लगइन मेरा चल रहा तो? नहीं, वर्डप्रेस में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट हर चीज़ जो होती है वो एक एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। मतलब ये नहीं मैं कह रहा, यानी कि आप कहेंगे कि पीछे मैंने बात की है कि कोड जो है वो एक दूसरे से मैच हो जाए और ओवरराइट हो जाए, वो जो आता है वो थीम का इशू आता है। लेकिन जब हम प्लगइन्स की बात कर रहे हैं तो प्लगइन्स हर किसी की अपनी फाइल। अभी मैं ऐसा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझाने के लिए अपने बैकएंड पे चला जाता हूँ, हमारा जो WP मेजन्स का बैकग्राउंड है, बल्कि ऐसा करता हूँ एक और वेबसाइट के बैकग्राउंड पे जाता हूँ और उधर जाके मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आपको समझा दूँ चीज़ें कि बैकएंड पे क्या हो रहा होता है। ये तो आपने फ्रंट एंड देख लिया, तो आपको कंफ्यूजन हो रही है कि कई चीज़ें जो हैं वो मिक्स ना हो जाएं। अच्छा, और दूसरी बात सर ये कि एक वो कॉमर्स है, एक ई कॉमर्स है, दोनों में डिफरेंस बिटवीन क्या है? एक वो मिनट में, कॉमर्स एंड ई कॉमर्स। जी जी मैं बताता हूँ। पहले मैं ये बात बता दूं कि इस मीटिंग में रह गए हैं बाकी 3 मिनट,
तो जैसे ये 3 मिनट खत्म हो, क्योंकि 40 मिनट्स फिर होने वाले हैं, जैसे ये 3 मिनट्स खत्म हो तो आपने फिर फौरन दूसरी मीटिंग ज्वाइन कर लेनी है, ठीक है? सर मैं इसलिए कह रहा था, देखा बड़ा ऐसे जैसे आपने पहले वीडियो शेयर की होगी ना, तो बच्चे देखाएं तो क्वेश्चन इजीली कर सकें, टाइम भी बचता है। तो ये इसलिए मैं कह रहा था कि आप पहले ही शेयर कर दे करें, तो बाद में क्वेश्चन आंसर कर लिए करें हम। ठीक है, ये भी करें। असल में क्वेश्चन आंसर आज ही हैं, पहले कोई क्वेश्चन आंसर नहीं आते। क्वेश्चन आंसर आज ही हो रहे हैं, तो ये भी हम कर लेंगे, कोई इशू नहीं है इसमें। असल में कल तो वैसे डिज़ाइन की क्लास है, वो डिज़ाइन की क्लास मैं नहीं दूंगा, वो दूसरे इंस्ट्रक्टर देंगे, तो वो तो फिर रिवाई भी हो सकेगी, क्योंकि उसके बगैर आपको फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो परसों अगर हमारी क्लास हुई, अगर मेरे साथ हुई, तो मैं कोशिश करूँगा मैं उसको पहले से रिकॉर्ड करके फिर आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा, 1 मिनट 40 सेकंड रह गए हैं, मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगा और आप लोगों ने उसको फिर ज्वाइन कर लेना है। और आपका जो क्वेश्चन है उसको मैं आंसर करने की कोशिश कर देता हूँ, ये जब तक नेट स्लो है, ये लोड हो। आपका क्वेश्चन ये था कि ई कॉमर्स और वो कॉमर्स में क्या डिफरेंस है? देखें, ई कॉमर्स एक अलग चीज़ है। ई कॉमर्स क्या है कि हम इंटरनेट के थ्रू जो भी परचेजिंग एंड सेलिंग करते हैं उसको हम कहते हैं ई कॉमर्स, ठीक है? और वो कॉमर्स क्या है? वो कॉमर्स बेसिकली एक कंपनी का नाम है, यानी कि वर्डप्रेस के ऊपर एक कंपनी है जिसने अपना एक प्लगइन बनाया जो फैसिलिटी देती है कि हम अपनी वेबसाइट में ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी ऐड कर दें, और उन्होंने उस कंपनी का नाम जो है वो कॉमर्स रख दिया। बस ये इतना सा डिफरेंस है। वो कॉमर्स एक कंपनी का नाम है और ई कॉमर्स जो है वो एक अलग से एक फील्ड है जो इंटरनेट के थ्रू हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। ठीक हो गया? यस सर, एक वो भी वेबसाइट है ना ई कॉमर्स, जो कि एक्सट्रीम कॉमर्स कहते हैं उसे। वो अलग चीज़ है, देखें वो अलग से कंपनी है, वो उसका वर्डप्रेस से कोई लेना देना नहीं है। उसका वर्डप्रेस से कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल एक अलग से चीज़ है। लेकिन वर्डप्रेस के ऊपर एक जो प्लगइन यूज़ होता है वो, उसका नाम है वो कॉमर्स, जो कि ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी दे देता है हमें, ठीक है? अच्छा, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया, या अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं बगैर किसी। क्लियर है सर। अच्छा, आपने क्या क्वेश्चन पूछा था? ये जो फीमेल स्टूडेंट है, सॉरी मैं भूल गया हूँ, आपका कोई क्वेश्चन था? सर वो कॉमर्स इंस्टॉल तो की हुई है, लेकिन इसके ऊपर अब वर्कआउट नहीं करना आ रहा। लाइक नीचे कस्टमाइज वेजेस मेन्यूज स्टोर फाउंड ये सारा कुछ आ तो रहा है, लेकिन इसमें ये चीज नहीं समझ आ रही कि इसके अंदर हम परफॉर्म किस तरह कर पाएंगे, चेंजेस किस तरह कर पाएंगे। ये फिलहाल हमारे इस लेक्चर के अंदर स्कोप नहीं है, ये हमारा टॉपिक है परसों का। तो आप अगर ओके सर। परसों तक वेट कर रहे हैं तो परसों तक हम क्या करेंगे कि ए टू जी सारी जो अपनी वेबसाइट है वो कॉमर्स में वो सारी सेटअप कर देंगे, ठीक है? उसमें यानी कि आपके जो भी ओके क्वेश्चन होंगे वो कवर हो जाएंगे। आज जो बेसिकली लेक्चर का पर्पस था वो ये था कि ये जो बिगनर्स हैं उनको प्लगइन्स वगैरह का थीम्स का बता दिया जाए कि वर्डप्रेस में जब हम इंस्टॉल करते हैं तो हर एक चीज़ का ये जो साइड पे शो हो रही है तो इसका क्या मतलब है। अभी कल का मैं इस वजह से नहीं कह रहा, बेसिकली पहले प्लान था कि कल वो कॉमर्स को डिज़ाइन मतलब वो कॉमर्स की सेटिंग कर ली जाए और एक वेबसाइट बना ली जाए स्टार्ट से। तो ओके सर। लेकिन कल फिर हमने ये किया कि जो दूसरे इंस्ट्रक्टर हैं वो कल आपको देंगे डिज़ाइन की क्लास, यानी कि कल आप लोग एक नया वेब पेज जो है वो किसी पेज बिल्डर के थ्रू डिज़ाइन करेंगे, ठीक है? एक ओके सर। अच्छा सा वेब पेज आप लोग डिज़ाइन कर देंगे। एलिमेंट्री यूज़ किया हुआ है ना आपने? सर एलिमेंटर तो मैं यूज कर रही थी, लेकिन उसके अंदर तो सारे प्रो में है प्लगइन्स, प्रो के अलावा तो है ही नहीं है कोई। नहीं नहीं, उसमें फ्री में भी होते हैं, हाँ प्रो में भी होते हैं, क्योंकि अभी इतना बड़ा वो लेकिन सर plugin- मुझे तो फ्री में सर कोई मिला ही नहीं है।
फ्री में मिल जाते हैं काफ़ी, हम लोग आपको बता देंगे, ये कल जो इंस्ट्रक्टर आपको बताएंगे ना एलिमेंटर का, वो आपको बता देंगे काफ़ी जी सारी चीज़ें उसमें। ठीक है। अच्छा, एक मिनट में एक मैसेज कर रहा हूँ, मुझे बस एक मिनट दे दें। ओके सर। अच्छा, आपने रेज हैंड किया। आप पूछें क्वेश्चन। यस सर, आप प्लगइन के रिलेटेड ना कोई एग्जांपल देने लगे थे, वो हम्म जरा बता दीजिएगा। वो WooCommerce एग्जांपल मैंने आपको दे दी। असल में वो पूछ रही थी फीमेल स्टूडेंट जो हैं कि ये जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं वो आपस में क्या मर्ज नहीं होती, यानी कि एक मल्टीपल प्लगइन्स हम इंस्टॉल करेंगे तो वो आपस में क्या एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं हो जाएंगे। तो उसके लिए अगर बैकएंड पे देखें, ये हमारा असल में फाइल मैनेजर है वेबसाइट का। इसके अंदर देखें चीज़ें कितनी ऑर्गेनाइज हैं। एक एडमिन का अलग से पैनल है, फिर कंटेंट का इंक्लूड, जैसे अभी कंटेंट में हम जाए ना, कंटेंट के अंदर आप देखें आपको प्लगइन्स का अलग फोल्डर मिलेगा, थीम्स का अलग फोल्डर मिलेगा। और अभी फॉर एग्जांपल मैं प्लगइन्स में जाता हूँ, प्लगइन्स के अंदर क्या होगा, हर हर थीम का सॉरी हर प्लगइन का अलग अलग से फिर एक फोल्डर होगा। जैसे चेंज लोगो, क्लाउडफ्लेयर, डीवी रॉकेट, और ये एल्फ साइट प्राइसिंग, इजी फॉर्म कैलकुलेटर, गूगल एनालिटिक्स, इन चीज़ों का इमेजिफाई, जेट पैक, ये देखें ये सारे डिफरेंट प्लगइन्स हैं। तो इनका अलग अलग से एक फोल्डर बना हुआ है, तो ये आपस में बिल्कुल मर्ज नहीं होता है, ये बिल्कुल अलग इनके फंक्शंस होते हैं। अभी आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि आपने पूछा था कि ये प्लगइन होते क्या हैं। फॉर एग्जांपल देखें, अभी बैकएंड पे मैं आप अगर आई किया हूँ, इधर एक प्लगइन है इजी फॉर्म कैलकुलेटर का। ठीक है, अभी इजी फॉर्म कैलकुलेटर क्या कर रहा है, अगर मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर जाऊँ तो उधर मैं आपको इजी फॉर्म कैलकुलेटर की जो है वो फंक्शनैलिटी दिखा सकता हूँ कि इसको हमने क्यों यूज़ किया है और इसने हमारी वेबसाइट के अंदर क्या वैल्यू ऐड की हुई है। और इजी फॉर्म कैलकुलेटर के साथ साथ ऊपर एक और प्लगइन है, ये एल साइट प्राइसिंग टेबल। इसका भी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कि इस प्राइसिंग टेबल ने क्या किया हुआ है। इस पेज के ऊपर आप देख सकते हैं ये हमारा प्राइसिंग टेबल बना हुआ है काफ़ी अच्छा सा। तो इस प्राइसिंग टेबल को हमने कैसे बनाया है, हमने इस प्लगइन से बनाया है, एल साइट प्राइसिंग टेबल सीसी के नाम से जो आ रहा है। तो हमने क्या एक फंक्शनैलिटी ऐड कर दी ना अपनी वेबसाइट में, तो इसको कहते हैं प्लगइन। फिर हमने क्या किया, हमने कहा कि ठीक है हमने पैकेजेस बना दिए इतने सारे, चार, और मंथली और ईयर व्यू टोटल मिला के 8 पैकेजेस बन गए। लेकिन स्टिल अगर कोई क्लाइंट हमारे पास ऐसा आ जाता है जिसको इसमें से और भी कस्टमाइजेशन चाहिए, यानी कि उसको किसी पैकेज में से कोई चीज़ चाहिए, किसी पैकेज में से कोई चीज़ चाहिए, तो वो सेटिस्फाई नहीं होता जो प्री मेड पैकेज है उनमें, तो अपना अलग से एक पैकेज खुद बनाना चाहता है। तो हमने क्या किया, एक और फंक्शनैलिटी ऐड कर दी, इजी फॉर्म कैलकुलेटर के नाम से एक प्लगइन इंस्टॉल किया। इस प्लगइन ने क्या किया, नीचे अगर इधर हम आए तो इसने हमें एक फंक्शनैलिटी दे दी, जो कि बंदा आएगा वो सर्च करेगा उसको क्या क्या चाहिए, वो ऑटोमेटिकली उसके जो चीज़ें हैं वो उसमें ऐड होती रहेंगी। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं मुझे ब्रांड न्यू वेबसाइट तो चाहिए, फिर उससे हम पूछेंगे उसको नंबर ऑफ पेजेस कितने चाहिए, उसको प्लगइन्स कितने चाहिए, उसको वो कॉमर्स चाहिए या नहीं चाहिए। तो फिर ये नीचे ऑटोमेटिकली जो जो हमने हर चीज़ की प्राइस रखी हुई है वो ऑटोमेटिकली इसके साथ ऐड होती जाएगी। और वो सबमिट करेगा तो जो ईमेल है रेसिपी उसकी बनेगी वो हमारे पास भी शेयर हो जाएगी, वो उसके पास भी शेयर हो जाएगी। तो ये काम होता है प्लगइन्स का। ठीक है, ये देखा मैंने, पेज पहले जीरो थे तो सिंपल उसने $35 किया हुआ था। मैंने जैसे 5 पेज एंटर किए तो इसने प्राइस अपनी हर पेज के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करके बढ़ा दी। ठीक हो गया। अभी क्लियर हो गया आपको प्लगइन्स का।
यस सर, सिंपलेस्ट मीनिंग इसका यही होगा, जो हम फंक्शनैलिटीज ऐड करते हैं तो जी जी उनको ही प्लगइन्स कहेंगे। जी, बिल्कुल उनको ही हम प्लगइन्स कहेंगे। ओके सर, थैंक यू। प्लगइन्स के बाद बारी अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है, मैं एक मिनट चेक कर लूँ। हाँ हो रहा है, ठीक है। प्लगइन्स के बाद जो बारी आती है वो आती है यूजर्स की, यानी कि इधर आपको ऑप्शन शो हो रहा है यूजर्स के नाम से। यूजर्स में क्या होता है, बेसिकली आप अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर कोई नया बंदा ऐड करें, यानी कि फेसबुक पेज तो किसी ने कभी ना कभी बनाया ही होगा, उसके अंदर जैसे रोल्स होते हैं उसी तरह वर्डप्रेस के अंदर भी रोल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक एडमिन का रोल होता है, एडिटर का रोल होता है, ऑथर का रोल होता है, सब्सक्राइबर होता है, कस्टमर होता है। ये डिफरेंट रोल्स होते हैं वर्डप्रेस के अंदर। तो अगर आप सब यूजर देखना चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे कौन कौन बंदा है अभी, यानी कि कौन कौन बंदा आपकी वेबसाइट को मैनेज कर रहा है या यूज कर रहा है, तो इधर आप देख सकते हैं। फिलहाल क्योंकि लोकल होस्ट पे वेबसाइट है तो मैं ही हूँ, तो मैं इधर से अपनी प्रोफाइल भी देख सकता हूँ। यहाँ अगर मैं कोई नया बंदा ऐड करना चाहता हूँ, मैं सिंपली ऐड न्यू पे जाऊँगा, उसके यूजर नेम, ईमेल और सब कुछ, पासवर्ड वगैरह इधर लिखूंगा और नीचे उसका रोल डिसाइड कर दूंगा कि ये शॉप मैनेजर होगा, कस्टमर होगा, सब्सक्राइबर होगा, कंट्रीब्यूटर होगा, ऑथर होगा, एडिटर होगा या एडमिनिस्ट्रेटर होगा। तो सिंपल यूजर्स का यही काम होता है, हम लोगों को ऐड कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट में। फिर टूल्स आते हैं वेबसाइट में। टूल्स क्या होते हैं, टूल्स बेसिकली कुछ बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं वर्डप्रेस में जो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने इधर से अपनी वेबसाइट बना ली है, सीख लिया मैंने और मेरी वेबसाइट अच्छी बन गई, तो अभी मैं चाहता हूँ इसको मैं लाइव डोमेन के ऊपर लेके चला जाऊँ, यानी कि इंटरनेट पे लेके चला जाऊँ इस वेबसाइट को। सिंपल से मैं इस इधर से इंपोर्ट करूँगा, जी सॉरी, इधर से एक्सपोर्ट करूँगा और जिस जगह पे मैंने, यानी कि जिस डोमेन के ऊपर इसको करना है उधर जाके मैं इसको इंपोर्ट कर दूंगा वेबसाइट को, तो मेरी वेबसाइट ऑटोमेटिकली इंटरनेट पे लाइव हो जाएगी उस डोमेन के ऊपर। तो ये सिंपल से टूल्स हैं इधर। अगर अवेलेबल टूल्स की लिस्ट में जाएं तो हमें काफ़ी सारे टूल्स, कैटेगरीज एंड टैग कन्वर्टर आ जाते हैं, यानी कि अगर हम अपनी कैटेगरीज को टैग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते। जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला टूल ही है। लास्ट में ये चीज़ आती है सेटिंग्स, यानी कि एक तो होती है प्लगइन्स की सेटिंग, वो हर प्लगइन के अंदर अपनी होती हैं। एक थीम की सेटिंग होती है, वो थीम के अंदर अपनी होती है। लेकिन एक होती है जनरल आपकी वेबसाइट की सेटिंग। फॉर एग्जांपल जैसे वो मैंने आपको बताया था कि ब्लॉग हो तो उसको आप सिंपल एक लेटेस्ट पोस्ट वाला पेज सिलेक्ट करते हैं। अगर आपकी बिजनेस हो, कोई सर्विसेज वाली वेबसाइट हो, तो उसके लिए आप अपना स्टैटिक पेज सिलेक्ट करते हैं। तो उसी तरह ऐसे जैसे जनरल सेटिंग्स में, अगर जनरल में अंदर जाएं तो हमें नज़र आएगा कि इधर हम क्या क्या कर सकते हैं। हम अपनी साइट का टाइटल चेंज कर सकते हैं, उसकी टैगलाइन यानी कि स्लोगन जो होता है वो चेंज कर सकते हैं। हम उसका एड्रेस चेंज कर सकते हैं, यूआरएल। फिर अगर हम उसको नए यूजर्स को रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें या ना करवाना चाहें, टाइम जोन वगैरह, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो हम साइट सेटिंग्स में कर सकते हैं। फिर राइटिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि जब हम कोई भी पोस्ट करें तो उसकी डिफ़ॉल्ट कैटेगरी क्या हो और फॉर्मेट उसका क्या हो, स्टैंडर्ड हो, साइड पे हो, चैट टाइप हो, ये डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं वर्डप्रेस के एडिटर के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग है। या फिर मेल सर्वर हम अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि हम बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा छोड़ देते होते हैं, इनको चेंज नहीं करते। रीडिंग के अंदर हम जाएंगे तो वो फिर वो पेज वाला ऑप्शन आ जाएगा कि होम पेज आपका कौन सा होना चाहिए। ब्लॉग है तो हम इसको लेटेस्ट पोस्ट पे रहेंगे, और अगर सर्विसेज या बिजनेस है कोई तो उसको हम स्टैटिक पेज पे कर देंगे। और हर पेज पे कितनी ब्लॉग्स शो हों, मतलब आर्टिकल्स शो हों, और सब रीसेंट शो हो, सबसे रिसेंट या कोई और हो, और होम पेज के ऊपर समरी शो हो या पूरे का पूरा आर्टिकल ही शो हो जाए। तो ये बेसिक से जो सेटिंग्स हैं वो हम इधर कर सकते हैं। डिस्कशन के अंदर जाएंगे तो हमारे पास कमेंट्स की सेटिंग्स आ जाएंगी कि लोग कमेंट्स करें तो वो क्या करें। मीडिया के अंदर जाएंगे तो हमारे पास इमेजेस या मीडिया के ऊपर जो वो ब्लॉग मैंने बताया था उसकी सेटिंग आ जाएगी कि थंबनेल आपका कितना बड़ा हो, और ये वाली सेटिंग तो आप उसके थीम के अंदर भी कर सकते हैं। परमालिंक्स के अंदर जाएंगे। परमालिंक्स जो होती हैं वो आपकी बेसिकली साइट का यूआरएल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि लिंक का स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल मैं नया आर्टिकल पोस्ट करूंगा, बाय डिफॉल्ट क्या होता है
कि वो ऐसे पोस्ट होगा। फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है xyz.com, तो वो स्ट्रक्चर जो बाय डिफॉल्ट में नया आर्टिकल का बनेगा, पहले एड्रेस आएगा xyz.com, फिर उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश, फिर उसकी पूरी डेट आएगी और डेट के बाद उस पोस्ट का नाम आएगा। तो ये रिकमेंड नहीं किया जाता। काफ़ी सारी चीज़ें तो आपने यूआरएल स्ट्रक्चर जो होता है वो चेंज करना होता है पोस्ट नेम पे। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये सेटिंग बेस्ट होती है कि आपकी वेबसाइट का नाम हो और डेट ना शो हो, डेट के बाद डायरेक्ट आपके उसका आर्टिकल का जो नाम है या आर्टिकल का जो टाइटल है वो आ जाए। तो उधर से हम सिंपल सेव कर देते हैं। और प्राइवेसी में ये नई सेटिंग आई है वर्डप्रेस की लेटेस्ट वर्जन में, इसमें यह है कि हम प्राइवेसी पॉलिसी अपनी क्रिएट कर सकते हैं आराम से, और ये बिजनेसेस के लिए ज़रूरी होती है। बस ये सिंपल सा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। अभी जब हम एडवांस में थोड़ा जाएंगे, यानी कि वेबसाइट को बिल्कुल डेवलप करना शुरू करेंगे, तो हम और ज़्यादा एडवांस चीज़ें देखेंगे इनमें, यानी कि वो कॉमर्स की सेटिंग्स देखेंगे। जैसे भी वो कॉमर्स का प्लगइन मैंने इंस्टॉल किया है, तो वो कॉमर्स की अपनी सेटिंग्स यहाँ पे शो हो रही हैं, अपने इसके पेमेंट मेथड्स होंगे, और अपने ये प्रोडक्ट्स का नया ऑप्शन आ गया, प्रोडक्ट ऐड करना, प्रोडक्ट्स के कैटेगरीज आ गई। तो ये सारी चीज़ें जब हम एडवांस में जाएंगे, जो कि इंशाल्लाह परसों हम करेंगे, तो हम देखेंगे। और कल जो होगा, कल आप क्या करेंगे कि बिल्कुल एक बेसिक सा वेब पेज डिज़ाइन करेंगे किसी पेज बिल्डर के थ्रू। जैसे ये वेब पेज डिज़ाइन हुआ हुआ है ना, ये तो ये किसी थीम से नहीं हुआ हुआ, ये हमने खुद डिज़ाइन किया हुआ है एक पेज बिल्डर से। तो इसको खुद कैसे डिज़ाइन करना है ऐसे वेब पेजेस को, तो वो हम कल सीखेंगे। कल फ़हीम साहब आपकी क्लास लेंगे, तो वो आपको फिर डिज़ाइन करना सिखाएंगे। तो ये आप लोग तभी सीखेंगे जब आप वन बाय वन, मतलब हर बंदा साथ साथ काम कर रहा होगा, उसने चीज़ें इंस्टॉल की होंगी, साथ साथ देख देख के खुद बना रहा होगा, उसके पास जहाँ पे उसको इशू आ रहा होगा वो वहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा होगा, तभी वो कर सकता है। वरना अगर आप ये समझते हैं कि वीडियो देख लेंगे और उसके बाद खुद ट्राई करके कर लेंगे, ठीक है कर लेंगे, लेकिन उसमें आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। एंड 30 डेज जो हैं वो 30 डेज आपके लिए फ़िलहाल तो 7 डेज ही हैं, तो हम 7 डेज में मैक्सिमम, जो मतलब 7 डेज में ये है कि हम कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं। अगर हम 7 डेज के लिए स्पेसिफिक हो जाएंगे किसी चीज़ पे कि आप ये करें, फिर आपके पास जब नई चीज़ का जो एक आएगी तो वो आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो हम बेसिकली कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको कॉन्सेप्ट्स बताते रहें साथ साथ, कि ये चीज़ ऐसी होती है ऐसी होती है, तो ताकि आप जब फिर खुद करें तो उसको आप लोग कर सकें। और कौन कौन सी वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे ये तो अभी आपके डिज़ाइन के टीचर ही बताएंगे, कल वो कौन सा वेब पेज डिज़ाइन करवाते हैं आपसे। लेकिन होपफुली हम लोग एक वेबसाइट तो कंप्लीट कर ही देंगे ज़रूर। और उसके बाद फिर किसी का दिल हुआ कि उसने नहीं और भी सीखना है, तो वो फिर 30 डेज के लिए आ जाएगा। वरना 7 डेज के लिए इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम आप लोगों को सिखा सकें। दूसरा क्वेश्चन, स्टोर फॉन्ट क्या चीज़ है? स्टोर फॉन्ट एक थीम है। जैसे अभी थीम दिखाई कि 2021 एक थीम है, 2019 एक थीम थी, फिर एस्ट्रा के नाम से एक थीम मैंने इंस्टॉल की थी, फिर काफ़ी सारी थीम्स हैं। इस तरह स्टोर फॉन्ट भी एक थीम है। जब आप वो कॉमर्स इंस्टॉल करते हैं तो वो कॉमर्स वाले रिकमेंड करते हैं कि आप स्टोर फॉन्ट थीम यूज़ करें, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता। स्टोर फॉन्ट मुझे पसंद नहीं है। मैं जो थीम रिकमेंड करता हूँ वो है फ्लैटसन। और अगर आप करिकुलम देखें तो करिकुलम के अंदर 30 डेज का जो करिकुलम है वो आपने देखे? नो सर। 30 डेज का करिकुलम हमारी इंस्टा की पोस्ट में आई थिंक शेयर हुआ हुआ था, वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। उसके अंदर हमने डेडिकेटेड, अभी आपने जो 30 डेज का जो है वो क्या पढ़ेंगे। अभी हमने आपको क्या किया है कि इंट्रोडक्शन दे दिया फ्री वालों को, इंस्टॉलेशन सेटअप भी हो गया, टर्मिनोलॉजीज भी होगी, डैशबोर्ड भी हो गया, और प्लगइन्स और थीम्स क्या होती हैं वो भी हो गया, और प्लगइन्स और थीम के यूज़ केसेस भी हो गए। अभी देखें, अभी हम फ्री में जो करवा रहे हैं और 1 हफ्ते का टाइम दिया, उसका ये मतलब नहीं है कि हम जान छुड़वा रहे हैं ताकि आप लोगों को पेड में आना ही पड़े। ये जो 5 दिन का जो कोर्स था वो हमने 3 दिन में करवाया है। ठीक है, अभी जैसे 1 घंटा क्लास का टाइम था, अभी 11:40 हो गए, तो 1 घंटा 40 मिनट से मैं अगर 10-15 मिनट उसके निकाल दें
जो हम डिस्टर्ब हुए बीच में। इससे 1.5 घंटे की क्लास हो चुकी है, तो हमारी कोशिश यही है कि आप लोग मैक्सिमम सीखें। फिर वो कॉमर्स का इंट्रोडक्शन भी हो गया। अभी परसों के लेक्चर में वो कॉमर्स की सेटिंग भी हो जाएगी और सिंपल ब्लॉग की कॉन्फ़िगरेशन भी हो जाएगी और बेसिक वो कॉमर्स स्टोर भी बन जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो परसों के लेक्चर में हो जाएंगी। सिवाय इसके ये चीज़ शायद उससे नेक्स्ट डे हो, क्योंकि ये थोड़ा डिटेल टॉपिक है, इसमें टाइम लगता है। जैसे फिर ये करिकुलम के वीक 3 में जब हम थीम स्पेसिफिक चीज़ों पे आ जाते हैं, जैसे भी उन्होंने भी क्वेश्चन पूछा है कि कौन-कौन सी वेबसाइट्स बिल्ड करवाएँगे। जब हम थीम स्पेसिफिक चीज़ों पे आ जाते हैं, तो थीम स्पेसिफिक चीज़ों में हमारे पास डीवी आ जाती है, डीवी बिल्डर, इसकी अलग से एक वेबसाइट बन जाएगी। एलिमेंटर की एक अलग से वेबसाइट बन जाएगी। प्लेटफ़ॉर्म की एक अलग से वेबसाइट बन जाएगी। मेकिंग मल्टी वेंडर जो है वो एक अलग से वेबसाइट बन जाएगी। क्लासिफाइड एड्स की अलग से वेबसाइट बन जाएगी। और हाउ टू मेक डिजिटल एसेट्स वेबसाइट, यानी कि आपने कोई चीज़ डिजिटल एसेट्स सेल करने हैं तो उसकी अलग से वेबसाइट बन जाएगी। 6 वेबसाइट्स इस 1 वीक में हो गई, 2 वेबसाइट ऊपर बनेगी, 8 वेबसाइट्स, ठीक है। फिर आप लोग अगर 5 लोग भी सपोज़ करें आते हैं, तो 5 लोगों को अलग-अलग प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और जो कि प्रोजेक्ट डिस्कस होंगे इधर टीम के अंदर, तो 5 प्रोजेक्ट वेबसाइट्स वो लगा दें। 5, 6 और 2 8 और 5 13, 13 से 14 वेबसाइट जो हैं वो इजीली 30 डेज़ के कोर्स में बन जाएंगी। और 7 डेज़ का जो कोर्स है उसमें इंशाल्लाह हम कम से कम 2 तो बनाएंगे ही। एक कल बन जाएगी और एक परसों बन जाएगी इंशाल्लाह। सर ये फाइवर भी आप कंप्लीट कवर करेंगे इसमें जब? फाइवर उस तरह हम नहीं कर सकते, यानी कि हम बेसिकली इसका जो कोर्स का जो पर्पस है वो है वर्डप्रेस का सिखाना। फाइवर और अपवर्क इस तरह होंगे कि हम एक नई प्रोफाइल बनाएंगे, उसके ऊपर हम गिग बनाएंगे वर्डप्रेस से रिलेटेड। उसमें हम ये बताएंगे कि हम फाइवर पे प्रोफाइल कैसे बनानी और वर्डप्रेस से रिलेटेड गिग कैसे बनानी है, उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है और वर्डप्रेस से रिलेटेड क्या-क्या चीज़ें हम फाइवर के ऊपर या अपवर्क के ऊपर सेल कर सकते हैं। तो एक किस्म का अपने अंदर ये पूरा एक फाइवर का कोर्स ही हो जाता है, जो बाकी सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स जो हैं वो पूरा एक कोर्स करवा रहे होते हैं, तो हम इसको इंशाल्लाह शॉर्ट समरी बता के तो 2-3 दिन में या 1 वीक में फाइवर और अपवर्क दोनों को कवर कर देंगे। ओके सर।